आज की तारीख में मंदिर बनाते हैं, स्टैचू गोल्डन बनाते हैं और मैक्सिमम डोनेशन जाता है रिलीजन को। We are told not to ever question God. आप ये रिलीजन पे बहुत खुल के बोलते हैं, अभी भी आपने काफी बोला। इन चीजों पे डिस्कशन करके आप ये अननेसेसरी हेट क्यों इनवाइट करते हैं? आपको डर नहीं लगता? क्योंकि धर्म के बारे में आप खुल के बात करोगे तो कोई धर्म का जो मौलाना है या फिर कोई साधु है वो आपसे नाराज हो जाएगा, तो उनकी जो 5 मिलियन फॉलोइंग है वो आपको ट्रोल करने लगेगी। आपके एक बुक में कहीं था कि पैसा कमाने से इंसान को खुशी नहीं मिलती, लेकिन अब ये है सर, आप तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं। तो दादाजी का बड़ा बिजनेस था, अभी आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है? ज्यादा करके नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहूंगा तो बाद में बिजनेस को काफी नुकसान होगा। पैसे को जब तक आप भगवान के रूप में मानोगे तो आप डर के जियोगे, क्योंकि हम लोगों को तो सिखाया ही है भगवान से डरना। आपने लिखी है 3 बुक्स, उसके बारे में ब्रीफली बता सकते हैं उन बुक में क्या क्या है? तो राहुल गांधी के बारे में चैप्टर का नाम है पप्पू की परीक्षा विद राहुल गांधी। पहला चैप्टर है नागपुर के संतरे विद मोहन भागवत। उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, डर नहीं लगता, देश में जीना नहीं है। हमारे देश में जो नेता है वो लोग हिंदू मुस्लिम पे ही वो डालने को बोलते हैं, कभी हेल्थ केयर और एजुकेशन या पर्यावरण पे बात तो होती नहीं है। 80% जो यूथ से पूछो क्या बनना है तो वो डॉक्टर इंजीनियर की जगह बोलता है कंटेंट क्रिएटर बनना है। आजकल सोशल मीडिया पे देखिए कि जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है उसके पास ना सीए की डिग्री है ना सीएफए की डिग्री है, पर तो भी वो लोग के पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर और वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। IIMUN क्या है? IIMUN बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी 101 शहर में और 22 कंट्री में फिजिकल टीम्स है। संस्था में हम लोग जो 11 से 19 साल के बच्चे हैं उन लोगों को भारत के बारे में पढ़ाते हैं। सर आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी ये चीजें करते हैं, आप कश्मीर में पहुंच गए थे, वो कुछ इंसिडेंट शेयर कीजिए। मैंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इंडियन क्रिकेटर्स लाइक MS धोनी, तो 2-3 हाथ उठे। बाद में मैंने प्रश्न पूछा हाउ मेनी ऑफ यू लाइक शाहिद अफरीदी, तो पूरा सब लोग मतलब हाथ उठाने लगे और बोले कि वाओ दिस इज एन अमेजिंग प्लेयर वगैरह। मैं नीचे आया, सच्ची बात है, ये गवर्नर साहब ने मुझे बोला डोंट स्टे एट योर होटल, कम प्लीज स्टे विथ मी एट राजभवन। आई सेड व्हाई सर? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। कई जगह हमको लगता है कि यार वो यूथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियों में लग जाता है, वो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रहा। कई जगह लगता है सोशल मीडिया में यूथ लगा हुआ है या कोई अलग डायरेक्शन में लगा हुआ है, हमारे पास पोटेंशियल है पर वो काम में नहीं आ रहा है। एक आपके साथ अपने किसी पर्सन को 10 साल तक भी लेटर लिखा था, आई थिंक ऐसा कुछ चल रहा है। इंडिया एक टाइम पे सुपर पावर था, सोने की चिड़िया था, हमारा इकोनॉमी पे 30% से ज्यादा योगदान था। फाइनली क्या अब हम दोबारा इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं? भारत देश की सेवा करने के लिए आपको नेता अफसर होने की जरूरत नहीं है। आप देश के बारे में जानकारी शेयर करके उसका सम्मान बढ़ा के भी देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसे विजन के साथ एक 18 साल का बच्चा 2010 में किसी कार्यक्रम में हार्वर्ड गया और वहां पे दुनिया भर का डिस्कशन के बीच में उसने एक चीज सोची कि यार दुनिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कोई क्यों नहीं कर रहा, और इंडिया वाले भी दुनिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात इंडिया में तो होनी चाहिए। और इसी मिशन को लेके और इसी सपने को लेके मात्र 2000 रुपए से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, और वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन चालू किया उसका नाम था IIMUN। आज उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे इंडिया में 220 से ज्यादा चैप्टर है, 35 से ज्यादा कंट्रियों में एक्टिवेटेड है। हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट इंपैक्ट होते हैं और अब तक 5 करोड़ स्टूडेंट को इंपैक्ट कर चुके हैं। और आइडिया बड़ा सिंपल सा है, कॉन्फ्रेंस करनी है, सेमिनार करनी है और भारत के मुद्दों को भारत की जनता के सामने लाना है और जो भारत का युवा है उसको मोटिवेट करना है। इन्होंने कश्मीर के जो तनावग्रस्त इलाके हैं वहां जाके भी काम किया है, सीरिया में जाके भी काम किया है। इंडिया के जो लीडिंग विजनरी चेहरे हैं वो इनके ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजर हैं, शशि थरूर, दीपक पारेख, ओम बिरला, AR रहमान, अजय पीरामल, नादिर गोदरेज, शामक डावर, और ये सब संभाल रहा है एक 33 वर्ष का लड़का जिसका नाम है ऋषभ शाह। तो इस पॉडकास्ट में हमने इनसे बात की कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कैसे बनाया, उसके पीछे क्या सोच थी, इन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज किया है और इनके आगे के भविष्य के प्लान क्या है। तो अगर आप कोई भी एक युवा हो या स्टूडेंट हो, आपको लगता है मैं तो छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये केस स्टडी आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं एक संगठन बनाना चाहता हूं, मैं एक NGO खड़ा करना चाहता हूं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन करना सीखना है, मुझे टीम बिल्ड करनी है, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। वेलकम ऋषभ भाई टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, सबसे पहले तो आपके बारे में ऑडियंस को बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कई पर्सनालिटी ऐसी है जो जिनको फेमस नहीं होना चाहिए वो हो गई है टिकटॉक के दौर में, और कई पर्सनालिटी ऐसी है जिनको फेमस होना चाहिए, हमें फेमस नहीं हुई है। हमें फेमस नहीं होना है हमारा काम है दूसरों को फेमस करना। पर कई ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि आपकी जैसी पर्सनालिटी बाहर आनी चाहिए। सो प्लीज अपने ऑडियंस के, हमारे ऑडियंस के लिए बताइए आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो
मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है IIMUN, which संस्था It's an ठीक है। NGO which is called India's International Movement to Unite Nations. ठीक है। तो ये NGO में हम लोग भारत क्या है बच्चों को पढ़ाते हैं एंड विश्व के बारे में पढ़ाते हैं और भारत के बारे में पढ़ाते हैं. दिस इज़ व्हाट आई डू. आई स्टार्टेड इट 14 years ago इन 2011. इसके अलावा मैं लिखता हूँ, जैसे आज किताब के बारे में भी बात करने वाले, तो मैं पुस्तक लिखता हूँ. और कभी कभार जैसे आपने बुलाया तो ऐसे जब लोग बुलाते हैं व्यूज़ देने के लिए, एजुकेशन पे है या फिर यूथ पे है तो उस पर देता हूँ. और थोड़ा बहुत योगदान जब भी समय मिलता है तो पैसे कमाने के लिए फैमिली को मदद कर लेता हूँ. तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ करता हूँ. सर ये IIMUN क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताइए. और आप बहुत अमेजिंग चीज़ है. पहले तो सर इसका स्केल बता दीजिए ताकि लोग बात समझ पाए कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी बड़ी चीज़ है, और फिर उसको एक बार बेसिक एक 10th क्लास का बच्चा समझ सके उस भाषा में अपन IIMUN पे बात करेंगे. पहले उसका स्केल बता दीजिए कि राइट नाउ वो क्या करता है. नहीं, स्केल में तो अभी आसान है क्योंकि 14 साल हो गए. पर IIMUN बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी 108 शहर में फिजिकल टीम्स है और 22 कंट्री में फिजिकल टीम्स है. तो संस्था में हम लोग जो करते हैं वो है कि बच्चों को जो 11 से 19 साल के बच्चे हैं उन लोगों को भारत के बारे में पढ़ाते हैं. तो ये अलग अलग विषय पे है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एट्सेट्रा. और ये हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर लिटरेचर फेस्ट के माध्यम से या फिर सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, जैसे बीच क्लीन अप हो गया तो बीच क्लीन अप, तो सारे बीच हम लोग ने क्लीन अप कर लिए इंडियन नेवी के साथ. पर ये न्यूज़ में कभी नहीं आया, तो वर्ल्ड ओशंस डे पे किया. पर मेन क्या चीज़ है कि जो अगली पीढ़ी है उनको भारतीयता क्या है, व्हाट इज़ भारत, व्हाट इज़ इंडिया, टू मेक देम अ लिटिल मोर अवेयर अबाउट इट. क्योंकि मैं जो स्कूल में पढ़ा था वहाँ हम लोग, अभी भी जब मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि वी हैव प्रोड्यूस्ड मोर ब्रिटिशर्स देन द ब्रिटिश हैव. तो भारत के बारे में जानकारी बहुत कम थी. और आज भी हम लोग की एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो उसमें भारत के बारे में पढ़ाई बहुत कम है. तो दैट इज़ वाई टू इंक्रीज भारतीय कॉन्शियसनेस IIMUN एग्जिस्ट एंड टू प्रिपेयर टुमारोज लीडर्स. कि अगली जनरेशन की जो लीडर्स है, भले कांग्रेस में जाए, भाजपा में जाए, कोई भी पार्टी में जाए, पर भारत के लिए काम करे एंड दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी. क्योंकि अंत में आप प्रियंका चोपड़ा भी बनेगी या सुंदर पिचाई भी बनेगे तो अंत में तो आपको इंडियन पासपोर्ट ही रहेगा. और यदि पासपोर्ट भी इंडियन नहीं है तो भी आपको कुछ भी करना है या न्यूयॉर्क का मेयर भी बनना है तो जोरान ममदानी ने भी बोला कि आई एम ऑल्सो पार्ट इंडियन. तो इंडिया तो आपका अस्तित्व है एक तरीके से, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम. तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू. एंड हम लोग स्कूल्स में काम करते तो करीबन 1 लाख स्कूल्स संस्था से जुड़ी है आज. 1 लाख से 10 स्कूल. और कितने बच्चे हैं टोटल अब तक सर? बच्चे तो काफ़ी है. मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो. पर देयर नाउ 50 million स्टूडेंट्स हु हैव बीन इंपैक्टेड बाय दिस. कुल मिला के 1 लाख स्कूल के द्वारा, मतलब सर बड़े हम्बल हो रहे हैं, मैं थोड़ा ब्रॉड बोल देता हूँ. 1 लाख से ज़्यादा स्कूल से जुड़ के 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को अब तक भारतीयता के बारे में बता चुके हैं. और जैसा आपने कहा, मैं उसको तरफ फ्लिप कर देता हूँ, है ना. इंडियन स्कूल ने उतने ब्रिटिशर पैदा किए जितने ब्रिटिश ने भी नहीं किए. तो मुझे ऐसा लगता है इंडियंस को जितना भारतीय आप बना रहे हो उतना और कोई बना भी नहीं रहा. नहीं, इसमें मुझे पता नहीं कि कितने लोग और भारतीय बन रहे हैं. पर जाहिर सी बात यह है इसमें कि एक चीज़ जो मैं मानूंगा कि IIMUN के माध्यम से मैं थोड़ा ज़्यादा भारतीय बन गया. क्योंकि जैसे हम लोग ने बात की कि हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉर माई सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो हिंदी भी एक्चुअली हम लोग के स्कूल्स में इतना पढ़ाया नहीं जाता था. तो दूसरे लोगों को पता नहीं, पर भारत के बारे में मेरी जानकारी तो थोड़ी और बढ़ गई है. तो उतना है जी. अच्छा सर, ये IIMUN का आइडिया कहाँ से आया था? इसके पीछे की क्या कहानी है वो सुनाइए. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं तो जानता हूँ, बट जनता के लिए प्लीज. जी. तो 19 साल की आयु में मैं 18-19 साल की आयु में हार्वर्ड में एक कंपटीशन थी तो वहाँ गया. तो वहाँ पहला नंबर आया. वापस आया तो दादाजी को बोला कि अभी फैमिली की कंपनी चलाता हो. दादाजी हंस के बोले कि ऋषभ, तुम कैसे कंपनी चलाओगे, तुम तो भारत में कितने शहर आए हो. तो मैंने गर्व से बोला 3, बॉम्बे, दिल्ली और गोवा. तो हंस के बोले कि बॉम्बे नहीं है, मुंबई है. और गोवा तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जाते हो, और दिल्ली गए हो 1-2 बार मेरे साथ काम के लिए. तो आप भारत में घूमे नहीं हो तो भारत के बारे में क्या जानते हो.
और इसके अलावा मुझे पूछा, जब तभी 2010-11 थे तो शशि थरूर जी आए थे यूएन से, तो मुझे लगता था कि मैं प्रिजम्पशस टीनेजर, मतलब ओवर स्मार्ट टीनेजर था, तो मुझे लगता था कि अरे मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं भी छोटा शशि थरूर हूँ। बाद में शशि थरूर जी को जब मिला तब पता चला ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि, दादा ने पूछा कि आप प्रश्न फॉरेन पॉलिसी पे मुझे दे दो आंसर बराबर, तो कंपनी चलाने दूंगा। तो मैंने बोला कि अरे दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑन फॉरेन पॉलिसी दैट इज़ एवर रिटन। मैंने उत्तर दिया द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुंग सू, चाइनीज स्कॉलर जो है। तो लंबे से पहले लंबे बाल पीछे से ऐसे रखे थे, बिखरे हुए ऐसे ही थे, तो पीछे से पकड़े। बोला ऋषभ, एक और इंसान था जिसके लंबे बाल थे, चाणक्य नाम था। तो उन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र के बारे में 2 घंटे का भाषण दिया। सच्ची बोलूं तो शास्त्र का एक भी अर्थ समझ में नहीं आया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। पर वही सेम साल प्रेसिडेंट ओबामा आए थे अमेरिका से फर्स्ट स्टेट विजिट पे 2010। तो बड़े बड़े लोगों से मिले, प्रधानमंत्री वगैरह, और बाद में युवाओं से मिले सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और उसके बाद 100 युवा से मिले। तो उसमें 99 स्मार्ट युवा चले गए, मतलब काफ़ी संख्या थी 100। और मैं ओवर स्मार्ट बंदा एक भी पहुंच गया। और तभी ओबामा जी ने भाषण चालू किया सबके सामने, पब्लिकली रिकॉर्डेड लेक्चर सेंट जेवियर्स कॉलेज में, द वर्ल्ड हैज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम इंडिया। मैंने बोला अरे, और बाद में अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ी एक दो चीज़ ऐसे, मतलब जो लागू है वो बात की। तो मैं बोला अरे ये तो सुना है। तो घर गया, दादाजी के पास गया और बोला आपने कॉल किया था? बोला अरे मुझे तभी, बुद्धू तुम्हारा होगा क्या, जाके अभी पहले पुस्तक पढ़ो, मैंने फ़ोन तो नहीं किया। तो उन्होंने पुस्तक दी, अर्थशास्त्र पढ़ी, बाद में अलग अलग शास्त्र पढ़े, बाद में उपनिषद पढ़ी, बाद में वेद, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वेद पढ़े। बाद में पता चला कि जो हम बाहर ढूंढते हैं वो तो भारत में है, जो हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं वो पहले से देश में यदि है तो देश के बारे में पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि एरिस्टोटल और शेक्सपियर तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम अपने देश के बारे में भी पढ़ना चाहिए। सो दैट इज एसेंशियली आयमन ऐसे चालू हुआ। ठीक है, अब होता है ये, आपने एकदम सही बात की कि कई बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जो मेरी प्रॉब्लम थी जी, उसको सॉल्व करने निकला तो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। जी, मुझे ये शूज नहीं चाहिए थे, शूज बनाने निकला तो शूज की कंपनी बना दी। तो आपको भारत की नॉलेज कम थी, आपने कहा भारत की नॉलेज लेते हैं, और लेने के चक्कर में आपने इतने भारतीयों को नॉलेज दे दी, पहुंचा दी आपने लोगों तक। तो सर एक चीज आती है कि पहली बात कि आपने कहा जैसे आपके दादाजी का बड़ा बिजनेस था, ठीक है, बहुत बड़ा करोड़ों का बिजनेसमैन है। तो उसके बाद एक होता है कि उसके बाद भी आदमी कहता है कि होता है ना कि आपने आते ही क्या कहा, दादाजी बिजनेस चलाऊंगा। तो अब 19 साल का लड़का भी बिजनेस चलाएंगे, पैसे कमाएंगे, वहां पे अभी इस चीज के बाद मन आ गया नहीं यार, एक एनजीओ करते हैं, भारत की बात करते हैं। ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? नहीं, ये मतलब दादाजी ने बोला कि आप गुजराती हो तो पैसे तो कमाना ही है। तो भारत में है, गुजराती हो तो दैट गोज विदाउट सेइंग, और वो तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। पर आप की समझ इतनी है, तो आपकी समझ इतनी है तो आप जाके, यदि बिजनेस है, यदि कोई भी क्षेत्र है, उसमें आप काम कैसे करोगे? तो भारत के बारे में आपको खुद पहले अभ्यास करो, बाद में आप दूसरे लोगों को, ये बिजनेस है या जो भी क्षेत्र में, वो बाद में आप जाओ। तो उसके लिए दैट स्टार्टेड कि आयमन उस वजह से स्टार्ट हुआ कि डिस्कवर इंडिया योरसेल्फ। तो जी आप बोल रहे थे। हाँ, इसमें नहीं, मैंने ये कह रहा था, अब इसमें आपने चीज स्टार्ट की तो आपने शुरुआत में, मैंने आपकी रिसर्च कर रहा था, 2000 रुपए से आपने ये चीज चालू की और एक गराज में बैठ के चालू की। तो आपके पास तो मतलब अगर आप अच्छी फैमिली से आते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे बड़ा फ्लोर दो तो भी मिल जाता, आपको 2 लाख मांगते तो भी मिल जाते, देन हाउ यू स्टार्टेड किया नहीं मैं फैमिली का पैसा नहीं लूंगा, जेब से स्टार्ट करूंगा? नहीं, भारत में और एक चीज़ है कि मतलब सिफारिश से और जो फैमिली की जो कनेक्शंस है या पैसे से, तो हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, पर खुद से करना वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप सरनेम हटा दो तो कितने ऐसे लोग हैं राजनीति में या फिर बिजनेस में एक्सेट्रा जिनका धंधा बंद हो जाएगा। पर if you are able to prove your metal without the surname, then automatically when you try to do something, तो then people will take you seriously। तो ये मेरी सोच नहीं थी, मैं 19 साल का था, तो ये मैं दादाजी को श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खुद कोशिश करो। और ऐसी भी कहानी है जहाँ संस्था में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई, और मैं दादाजी के पास गया और बोला कि आप तो जानते हो इनको या इनको, तो आप एक बार कॉल कर लीजिए तो आसान रहेगा हमारे लिए।
तो बोला संस्था किसकी है, आपकी है ना, तो आप ही चलाओगे। तो वो जो मेरी सेविंग थी, वो सेविंग से जो गराज में या फिर बाद में कॉफ़ी शॉप में हम लोग बैठ के काम करते थे, और वो कॉफ़ी शॉप में जितनी कॉफ़ी, एक जन कॉफ़ी लेता था, 10 जन शेयर करते थे, और हम लोग बाद में कॉल करते थे, और कॉल करते करते धीरे धीरे संस्था ग्रो होते गई। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो लोग प्रिविलेज से भी है, वो लोग भी ऐसे एक बार ट्राई कर ले कि विदाउट योर सरनेम हाउ मच ऑफ मेरिट डू यू होल्ड इन सोसाइटी। बाद में सरनेम के साथ जब जुड़ जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो तो आगे बढ़ना ही है। ग्रेट सर। तो अभी एक चीज, पहला इवेंट जो आपका एमयूएन का हुआ था वो कैसे हुआ था, उसका आइडिया कैसे आता है कि कॉन्फ्रेंस के रूप में देंगे? बिकॉज नॉलेज देनी है, उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या है, बुक लिख दो, उससे भी नॉलेज होती है, लेक्चर दे दो, पर आप कॉन्फ्रेंसेस फॉर्म में इसको करते हैं। तो ये आइडिया कैसे है? एंड टेल मी अबाउट द फर्स्ट इवेंट कैसा था, उसका स्केल क्या था? तो पहला इवेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था 2011-12 में, और हम लोग ने ये प्लान किया था क्योंकि जो भाषण देना है खाली, तो जब भाषण देते हैं तभी लोग एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। और तो हम लोग ने सोचा कि इसमें सॉन्ग या डांस डाले। भारत में आप कोई भी पिक्चर भी देख लीजिए तो पिक्चर में आप सॉन्ग और डांस ही है, और सॉन्ग और डांस है उसके लिए लोग आगे पीछे देखते हैं। तो 3 दिन का कार्यक्रम किया। वो जब लोग आके भाषण देते, उसके बीच में इंडियन सॉन्ग एंड डांस इज इंटरस्पर्स्ड। दूसरे दिन योग के बारे में हम लोग ने पढ़ाया, और बाद में योग करते थे बच्चे। तो मैं हंस के कभी बोलता हूँ कि मोदी जी ने पॉपुलर किया योग, पर उसके पहले छोटे स्केल पे हम लोग ने बच्चों के साथ किया। और बाद में जैसे मुझे बताया गया, आरएसएस ने बताया कि ऋषभ, आपके पहले 5000 साल पहले भी हम लोग ने योग पॉपुलर किया है। तो 2012 में जैसे ये 3 दिन का कार्यक्रम का आयोजन, पहले दिन में स्पीकर आते हैं इंटरस्पर्स बाय सॉन्ग एंड डांस, दूसरे दिन पे योग होता है सुबह, उसके बाद बच्चे डिबेट करते हैं अलग अलग विषय पे, तो अंतर्राष्ट्रीय विषय पर इंडियन नज़रिए से। तो ये जो तीसरी किताब भी जो मैंने लिखी है वो भी इस पे ही है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है, जो आजकल बच्चे बात करते हैं, जैसे मानसिक संतुलन है, जेंडर आइडेंटिटी है, प्रोनाउंस है, जैसे ही शी वगैरह लगाने लगे हैं, तो ये इंडियन नज़रिए से क्या है। तो तभी मतलब अलग अलग विषय थे, और वो विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय और लोकल विषय भी। आज बच्चों को आप पूछ लो जोरान ममदानी कौन है मुंबई में या दिल्ली में, वो लोग जानते हैं, पर आपके शहर का मेयर कौन है वो शायद से नहीं जानते। तो वो आपत्ति थी मेरे साथ, तो मेरी जो आपत्ति थी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ने ये 3 दिन का कार्यक्रम किया। और यही सेम 3 दिन का कार्यक्रम अभी 108 शहर में और 22 देश में हर साल होता है। तो सर ये 108 देशों में और ये 108 सिटी में 22 देशों में होता है, ये कैसे होता है? पहली बात, जैसे मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे पहले ये ऑपरेशन कैसे होता है? आपके जो मेंबर्स, आपने कहा सपोज 1 लाख स्कूल आपके साथ जुड़े हुए हैं, जी, तो 1 लाख स्कूल कैसे जुड़ते हैं? प्रोसेस क्या रहता है? मतलब आप अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच करते हैं, क्या होता है? तो ये चलाती है पूरे संस्था 16 से लेके 22 साल के आयु के बीच में सारे बच्चे चलाते हैं। तो अभी मैं जोक करके ऐसे ही बोलता हूँ कि अभी भी मैं 22 साल का ही हूँ, तो मुझे प्लीज़ इंक्लूड कर दीजिए। बट ये वो लोग स्कूल्स को अप्रोच करते थे पहले, और वो लोग को बोलते थे कि ये हम लोग को करना है कार्यक्रम। तो स्कूल्स बोलते थे, हमें देख के बोलते थे कि आप क्या सिखाओगे भारत के बारे में, या फिर आप क्या सिखाओगे, आप 19 साल के हो। आज भी देख के स्कूल में बोलते हैं, अरे कौन से साल से, मतलब विच ईयर हैव यू पास्ड आउट। तो द आइडिया इज कि जब पहले तो अप्रोच होता था बच्चों से स्कूल तक, अभी ऐसे होने लगा है कि स्कूल्स हमारे पास लास्ट 5-7 साल में स्कूल्स ऑटोमेटिकली कम टू अस सेइंग दैट ये कार्यक्रम हमको स्कूल में करना है। तो अभी करीबन 1,75,000 स्कूल्स डू दिस प्रोग्राम इन देयर ओन स्कूल, खुद ब खुद। तो बेसिकली वो जो प्रोग्राम होता है उसका सिलेबस आप डिजाइन करते हैं, क्या होता है? हाँ, सिलेबस मैं डिजाइन नहीं करता, पहले मैं डिजाइन करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे नॉलेज है। बाद में मुझे पता चल गया कि मेरे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। उसके लिए हम लोग ने एक एकेडमिक बोर्ड बनाया है। 2 बोर्ड है संस्था पे, एक एकेडमिक बोर्ड है, एक एडवाइजरी बोर्ड है। जो एकेडमिक बोर्ड में, जैसे आपने उनका इंटरव्यू लिया है, अमीश त्रिपाठी है, ऐसे एम्बेसडर्स अलग अलग जो इंडिया के एम्बेसडर्स है वो लोग बोर्ड पे है। तो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी पूर्व के.एम. चंद्रशेखर साहब वो बोर्ड पे है। तो ये लोग बैठ के करिकुलम जो डिसेमिनेट करना है वो बनाते हैं, क्योंकि यदि मैं बनाऊंगा तो मेरा एक तरफ का नज़रिया है वो ही खाली आएगा, पर ये अलग अलग लोग जब साथ में बैठ के बनाएंगे तो इट विल हेल्प और से। तो साल में एक बार जो आपका एकेडमिक बोर्ड है ये बैठेगा, और साल भर में जो होना है एक ही प्रोग्राम होता है, वो अलग अलग जगह या अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं? ये 3 दिन का कार्यक्रम तो होता है, ठीक है, ये 108 शहर। और 3 दिन में क्या क्या होगा ये बना के कि
फ्लो दे देते हैं, ये बनाना है। वो फ्लो फिर आज स्कूल जो आपने कहा 1,75,000 स्कूल अपने अपने स्कूल में कर लेते हैं। करेक्ट। जो आपकी संस्था है वो 108 शहरों में अपने अपने कर लेती है। बस वहाँ पे पार्टिसिपेंट ही बदले हैं, लोग ही बदले हैं, बस थीम सेम है, क्वेश्चन सेम है, मतलब बेसिकली फ्लो सेम है, सिलेबस सेम है, राइट। सिलेबस हम लोग 108 सिटी में सेम रखते हैं, जो है। स्कूल्स है वो कभी कभार बदलते हैं, अपने अपने हिसाब से रख ले, पर मेन थीम आपकी होती है, वो प्लस माइनस करते हम हैं। लोग कोशिश करते हैं कि मेन थीम हमारी रहती है, पर कई कभार बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैं नाम जैसे हाँ, मतलब जो आईबी स्कूल्स है आप, तो वो बोलते हैं कि भारत भारत कम करो, विश्व विश्व ज़्यादा करो, और मैं बोलता हूँ कि भारत भारत थोड़ा ज़्यादा करो, विश्व तो ऑटोमेटिकली होता ही है। हाँ। तो वो अंतर अभी आने लगा है, और पहले इतना इशू नहीं था, पर अभी ज़्यादा करके जो आईबी स्कूल्स है वो लोग बोलते रहते हैं कि लेट अस फॉलो आर ओन पैटर्न एंड मॉडल। तो वो ऑटोनॉमी है, क्योंकि वो इट इज़ नॉट कोई एनी लीगल बेंडिंग तो है नहीं कि Legal भाई binding। मैंने कह दिया साइन है, कॉन्ट्रैक्ट साइन, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक अभी आपने कहा कि जैसे आपके साथ 26,000 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, जो जी। कि आपने कहा वही चलाते हैं IIMAN को। तो पहली बात, वो 26,000 लोग जुड़े कैसे, 26,000 कैसे लोग- जुड़ते हैं, प्रोसेस क्या है? 26,000 लोग 2011 से लेके 2025 तक इतने लोग काम कर चुके हैं। ठीक वो है। एक समय पे कोई 26,000 नहीं है, ठीक है। और ये 26,000 भी आज तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। बोलना मैं पड़ेगा इनको, बोलना पड़ेगा इनको। मजाक कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग स्कूल्स और कॉलेजेस से ही आते हैं। स्कूल्स में जो लोग काम करते पार्टिसिपेट करते थे, अभी वो लोग कॉलेज में आके हमारे साथ काम करते हैं। तो अभी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप स्कूल में हैं, आपने ये कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, वो कार्यक्रम के बाद आप खुद ब खुद जब कॉलेज में आते हो, LSR में पढ़ रहे हो, श्रीराम में पढ़ रहे हो, सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे हो, आपने ये कार्यक्रम देखा है, तो आपको जाहिर के रूप में मतलब यू वांट टू ऑर्गेनाइज इट नाउ, तो दे जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे करके पहले आपत्ति आती थी टू कन्विंस पीपल, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट कि क्यों काम करना चाहिए, वॉलंटियर क्यों करे यहाँ, तो दैट वॉज डिफिकल्ट। अभी काफ़ी आसान हो। अच्छा, मैं तो क्या वो बिजनेस कोच का नजरिया है ना, तो मैं ऑपरेशंस में ज्यादा घुस जाता हूँ कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो 1,75,000 जो स्कूल का जो आपने बताया, स्कूल में से पहले आप अप्रोच करते थे कि प्लीज ऐसा प्रोग्राम करा लो, जी। वो करवा लेते थे, या आप वो आगे से अप्रोच करने लगे कि हमें ये प्रोग्राम करवाना है? जी जी जी। इस प्रोग्राम को करवाने का उनका क्या इनिशिएटिव है, उनका क्या बेनिफिट रहता है? ये उनके लिए तो अच्छी मार्केटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि क्या होता है कि अभी कोई स्कूल ने कार्यक्रम कर लिया, तो एकेडमिक एक्टिविटी तो है ही, जिसमें डिबेट हो गया तो अच्छा ही है, पर उसके अलावा उनके लिए मार्केटिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी जयपुर के एक स्कूल ने कर लिया, तो उसमें वो लोग आजू बाजू के स्कूल्स को भी बुला लेते हैं, तो वहाँ के बच्चे यहाँ आ जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स देख लेते हैं स्कूल कैसा है वगैरह, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी रहती है। स्पीकर आ जाते हैं, कोई बड़े स्पीकर आते हैं बात करने के लिए, तो प्रोफाइल अच्छा हो जाता है। IIMAN का ब्रांड मिलता है कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो कि इंटरनेशनल चीज़ है, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो पता नहीं, वो अलग बात है, पर ये जो एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। और ये तो एक चीज़ करते हैं संस्था, पर इसके अलावा जैसे हम लोग लिटरेचर फेस्ट, जैसे मैंने बताया, तो किताब लिखता हूँ, तो मैं ये सारे फेस्टिवल्स में गया, तो फेस्टिवल्स में गया तो तब पता चला कि जहाँ जो लोग बैठते हैं वहाँ वो हमारे जैसे लोग हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे नहीं हैं। तो हम लोग जिस पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं वो लोग ही जयपुर लिटरेचर फेस्ट में नहीं है, या फिर वो लोग ही बैंगलोर लिटरेचर फेस्ट में नहीं है, तो मतलब क्या है? तो जब मैं बैंगलोर गया लिटरेचर फेस्ट में, जयपुर में तो अभी मतलब दे हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग हर एक फेस्टिवल में, पर बैंगलोर में जब मैं एटलीस्ट गया था तभी कोई बच्चे नहीं थे। मेरे सेशन में आए क्योंकि जो 3 लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग आए, पर उसके अलावा तो दूसरा कोई नहीं था। तो वो 200-300 के ऑडियंस में 297 पीपल आर अडल्ट्स। तो मैं बोल, पुस्तक पढ़ना तो हम लोग को छोटे आयु से वी हैव टू स्टार्ट, तो उसके लिए हम लोग लिटरेचर फेस्ट भी करते हैं। अभी छोटे छोटे शहर में, जैसे बिलासपुर में, अभी तो छोटा नहीं रहा, पर बिलासपुर में है, या फिर कानपुर में है, अगरतला में है, हम लोग लिटरेचर फेस्ट करते हैं। तो ऐसे अन्य एक्टिविटीज संस्था करती है। ये कॉन्फ्रेंसेस तो एक करते ही है, पर इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज भी संस्था कर रही है। सर, ये जो आपने कहा कि 26,000 आज तक जुड़े, जो अभी भी कुछ लोग जुड़े होंगे, एक्टिव वॉलंटियर होंगे, इनका प्रोसेस रहता है कि ये ऐसे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या इनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है? नहीं, इसमें मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हम लोग फिल्टरिंग रखते हैं, पहले फिल्टर रखते थे, तो क्या होता था कि सिर्फ होमोजीनियस कोहोर्ट मिलता था, कि सब लोग एक ही प्रकार के मिलते थे। जैसे अभी आप IIM या IIT में जाओगे तो सारे अव्वल नंबर से जो लोग पास हुए हैं, सारे जो एक्सट्रीमली स्मार्ट लोग हैं वही मिलेंगे। तो इसमें क्या रहता है, बाद में अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअल में करना चाहते हैं उनको नहीं मिलती है। तो IIMAN में मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप 15 से
22 या 16 से 22 की आयु के बीच में आप है और आप यदि काम करना चाहते हैं तो देर इज़ नो एंट्री देर इज़ नो प्री रिक्विजिट पर से। द ओनली प्री रिक्विजिट इज़ कि आप दिन में 4 घंटे निकाल सकते हैं क्या। यदि आप 4 घंटे निकाल सकते हैं तो हम लोग आपको काम देते हैं, जैसे आपने बताया कि कौन सा काम रहता है। ये सारी इवेंट जो करनी रहती है उसके बारे में वी हैव टू टेल स्कूल्स, या फिर हम लोग को स्कूल्स तक कम्युनिकेशन पहुंचाना पड़ता है, या फिर जो स्कूल्स ने कांटेक्ट किया उनके साथ संपर्क बनाना पड़ता है। तो जैसे मार्केटिंग है या फिर सेल्स है वो आप सीखते हो, पहली बात है। दूसरी बात है जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी 20 साल की लड़की ने कल कार्यक्रम किया जिसमें 2000 बच्चे आए थे और वो दिल्ली से लड़की है और उसने टीम मैनेज की जो टीम 50 शहर से थी। तो नाउ 20-year-old गर्ल इज मैनेजिंग अ टीम ऑफ 50 cities टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट ऑफ 2000 पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं। इसके अलावा जैसे इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करना है तो इवेंट मैनेजमेंट सीखेंगे, फंडिंग कैसे रेज करनी है वो सीखेंगे। तो ये 4 घंटे में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये अलग अलग उन लोगों को अनुभव मिले। तो 3 महीने का इंटर्नशिप होता है। बाद में 3 महीने से इंटर्नशिप करते करते आज अखिलेश की कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। तो अखिलेश तो मतलब इज अ अनोमली कि अखिलेश जैसे 22 के ऊपर सिर्फ 4-5 जन है, पर 6 साल 7 साल काम करने वाले काफ़ी लोग संस्था से निकल के आज अलग अलग क्षेत्र में है। तो द आइडिया इज़ कि ये सारी स्किल्स वो लोग सीखते हैं। और हम लोग में 2 चीज़ कंपलसरी रहती है कि कब, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप बहुत पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ना या फिर देश विदेश में क्या चीज़ चल रही है वो पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। तो 4 घंटे में भी 30 मिनट तो कंपलसरी इन ऑर्डर टू रीड अबाउट करंट अफेयर्स, और 15 मिनट आप मेडिटेशन कर लो, कोई भी मेडिटेशन, नॉट दैट यू हैव टू डू ए और बी, बट आप 15 मिनट मेडिटेशन कर लो। तो ये 2 चीज़ है जो हम लोग करते 4 घंटे की इंटर्नशिप में। और सर ये मैं जो आपने अपील की 16 से 22 को, उनको मैं एक एक्स्ट्रा अपील कर देता हूँ। मैंने भी सीए के दौरान काफ़ी, और सीए या जब भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी रहा, मैं किसी भी तरह के इवेंट की जो वॉलंटियरशिप में बहुत आगे रहता था। अरे वाह। और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, ये मैं खुद अप्रूव करता हूँ कि जब हमारे सी इंस्टीट्यूट में हमारी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं सीए बन गया, अब उसमें कर रहे हैं, तो वो होता है ना कि अरे स्पीकर को बुला के लाना है, उसका टिकट कराना है, अब इसका फूड का क्या हुआ, कूपन का क्या हुआ, ये इवेंट टाइम से चालू हो गया क्या, इसका क्या, वो जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपको एक लीडर बना देता है जी। वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब छोटी छोटी बातों से जो डर जाता है जी। इवेंट में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है और एन नंबर ऑफ चीजें आती है। तो मैं अप्रूव करता हूँ कि आपको जीवन में इस तरह की चीजों से जुड़ना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ तो ऑर्गेनाइज कराओ, मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल, आपने जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे अनुभव काफी बढ़ता है। आखिर में तो आप सुंदर पिचाई जी जब बनेंगे तभी आपको कोडिंग तो करना नहीं है, तभी आपको लोगों को संभालना है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जब मैंने लिखा तो मैंने इसमें ये कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओनली दिस कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब तक इमोशन कैसे रीड करना और कैसे मैनिपुलेट/कंट्रोल करना वो आता नहीं है। तो लोगों को लीड कैसे करना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है, वो एक्चुअल इंटेलिजेंस ही कर सकते हैं। आप ज़्यादा मैं कम। पर इसमें द आइडिया एसेंशियली इज़ कि जो अगली पीढ़ी है उनको सीईओ के पोजीशन के बाद तो आपको कोडिंग तो करना ज़रूरी नहीं है, आपको लोगों को संभालना ही है। तो लीडरशिप एज अ स्किल सेट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप इन 16 to 22। और आपके क्षेत्र में तो आर्टिकलशिप कंपलसरी है तो ऑटोमेटिकली आपको लीडरशिप स्किल्स ग्राउंड अप मिल जाती है। तो दिस इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल फॉर सीएस आल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप में तो अदर। जी सर, अभी एक और चीज आपने कहा 108 शहरों में एक साथ इवेंट होता है, तो हाउ यू मैनेज क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी की सब जगह एक जैसा हो रहा है? जैसे आपने कहा ना कुछ स्कूल मनमानी कर लेते हैं, अब यहाँ कहीं मनमानियां ना हो जाए, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं सर, मैं तो सच्ची बात बोलूँगा। मैंने जैसे आपके टीम के साथ बात कर रहा था इसके पहले, तो मुझे तो कुछ छुपाना नहीं है और मेरा कोई पब्लिक फिगर नहीं है। तो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी 108 सिटीज़ में साइमल्टेनियसली होना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। डोमिनोज चाहता है तो भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ का डोमिनोज में और मुंबई का डोमिनोज में थोड़ी अंतर है। बट मैं आपको इतना बताऊँगा कि 20 साल की जो लड़की है दिल्ली से, वो हैदराबाद में कार्यक्रम कर रही है, या फिर जो 16 साल का कोलकाता का लड़का है वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है पोर्ट ब्लेयर में। तो हम लोग मॉड्यूल तो देते हैं कि ऐसा करना है, होना चाहिए एक्सेट्रा, पर एट द एंड ऑफ द डे वो लोग के सोच समझ पे है कि वो लोग कितना समझे इसमें से और कितना इम्प्लीमेंट करें। हम लोग की क्वालिटी चेक्स तो रहते हैं, पर इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप हरी कायमन कॉन्फ्रेंस में जाओगे और बोलोगे कि हैदराबाद सेम था दिल्ली के जैसा या फिर बिलासपुर के जैसा, वो नहीं हो
हो सकता। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, प्रयास सफल नहीं होता है, और तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। सर ना 100 नंबर टू योर इंटीग्रिटी। एक सर अभी आप 5 इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करते हैं, जी। 22 कंट्रीज में आप हैं। तो पहली बात, अपन इंडिया में अपन को भाई भारत क्या है बच्चों को पढ़ाना है और भारत के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पहली बात तो वाई उसको अगली कंट्री में ले जाने का क्या मतलब, पहली बात, और क्यों सोचा कि इसको भी बाहर जाना चाहिए, और फर्स्ट कंट्री का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? जी, तो इसमें हम लोग बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, वो तो लेट थोड़ा चालू हो गया, पर उसके पहले वहाँ के बच्चों को भारत के बारे में पढ़ाना। मैं जब बड़ा हुआ तभी मुझे बराक ओबामा बनना था, मुझे बनना था एन इंटरनेशनल लीडर, बट मुझे ऐसा क्यों लगा कि आई वॉन्ट टू बी समबडी फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर के लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि वी वॉन्ट टू बी समबडी लाइक एन इंडियन लीडर। तो बाहर जापान की जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, नहीं कि भारतीय पॉपुलेशन है, वहाँ की भारत की पॉपुलेशन को मोदी जी या गांधी जी जैसे बनना है, बट वहाँ की जो जापानीज पॉपुलेशन है उनको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडिया, कि योग क्या है, कि व्हाट इज़ चरक संहिता, व्हाट इज़ अथर्ववेदा। ये जानकारी उन तक पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ने ये छोटा सा प्रयास चालू किया कि लेट अस गो टू प्लेसेस जहां भारत की विचारधारा अब तक पहुंची नहीं है। तो जैसे साउथ अमेरिका में हमारी एम्बेसी ही नहीं है, तो उरुग्वे में कार्यक्रम हम लोग ने किया, तो वहाँ हमारी एम्बेसी अर्जेंटीना में है। तो अम्बेसडर के पास गए और बोले कि हम लोग उरुग्वे में कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो बोले अरे उरुग्वे में तो हमारे लोग ही नहीं है ऋषभ, तुम कार्यक्रम कैसे करोगे? तुम खाना शाकाहारी भोजन बोलते हो कि शाकाहारी भोजन हम देने वाले हैं, ये वहाँ वो वेल ईटिंग नेशन है, शाकाहारी रेस्टोरेंट ही नहीं है। तो पहली बार हम लोग जब कार्यक्रम हम लोग ने किया 2017 में, आपको फनी चीज़ बताता हूँ, हम लोग को शेफ़ लेके आना पड़ा अर्जेंटीना से कि आप इंडियन भोजन बनाओ, क्योंकि वहाँ इंडियन खाना था ही नहीं। पर मैं आपको दूसरी बात पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, बच्चों पे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वगैरह। आज आप उरुग्वे में गूगल करके देखिए कितनी इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि वहाँ जब हम लोग ने इंडियन खाना बनाया और इंडियन खाना लोगों ने पहली बार खाया, चखा, तो वहाँ के जो पेरेंट्स थे या फिर बच्चे थे, वो लोग ने बोला अरे ये तो मतलब स्वादिष्ट खाना है, हम लोग तो ऐसे ही मतलब मांस मच्छी खाते हैं। तो आज की तारीख में एटलीस्ट देयर आर 15 इंडियन रेस्टोरेंट्स इन मोंटेविडियो। तो और उसका आप ट्रेस करोगे तो मतलब ऐसे नहीं बोलते हो कि सारे लोगों ने पहली बार यहीं खाना खाया होगा, बट अन्य ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ के जो बच्चे थे उनके माता पिता ने बोला कि अरे ये दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस टू हैव इन आवर कंट्री। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ भारत के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है वहाँ जाए और वहाँ हम लोग बातचीत करें। पर ये हम लोग ने अलग अलग कंट्रीज़ में जाना, पहली बार जब गए थे तो पहली बार हम लोग उरुग्वे में नहीं गए थे। पहली बार कॉस्ट काफ़ी था उरुग्वे जाने के लिए, 2 लाख का तो टिकट लगता है, 1.5 लाख का तो टिकट लगता है। तो जैसे मैंने बताया फैमिली से तो कोई इतना सपोर्ट नहीं था, मतलब सपोर्ट था पर सपोर्ट नहीं था। तो उसके लिए हम लोग ने बांग्लादेश में कार्यक्रम किया। बांग्लादेश में भी शाकाहारी भोजन देना बड़ी कठिन है। अच्छा, हर जगह शाकाहारी भोजन नहीं रहता? जी, शाकाहारी भोजन देना मतलब ऐसे नहीं, हमारे शास्त्रों में तो कलिका पुराना भी है, स्कंद पुराना भी है। एक में लिखा है कि आप मांस मच्छी खा सकते हो और भगवान को बलि चढ़ा सकते हो, और दूसरे में लिखा है शाकाहारी भोजन है। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि शाकाहारी भोजन इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ इंडियन, पर हम लोग शाकाहारी भोजन देते हैं। तो शाकाहारी भोजन बांग्लादेश में पहली बार जब हम लोग ने दिया तो एकदम सा अपराइजिंग हो गया, सेइंग वी ओनली ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, वी डो नॉट ईट ऑल ऑफ दिस, एंड व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इंडिया। क्योंकि इंडिया के खिलाफ तभी ऑन ग्राउंड मोमेंटम चालू हो गया था, जो आज हम लोग देख सकते हैं इन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। 2015 की बात है। तो वो बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि ऑन ग्राउंड हम लोग को पता चला कि क्या क्या हो रहा है। और बांग्लादेश पहला, आपका प्रश्न ये था कि व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री, सॉरी मेरा उत्तर नहीं अरे इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, कीप कंटिन्यू। तो बांग्लादेश पहला जो जगह थी जहां हम लोग ने ये कार्यक्रम किया। ठीक है जी। और एक्सपीरियंस आपने बताया कि वहाँ पे सब लोग बोले वाई इंडिया। ठीक है। तो सर अभी 22 कंट्री में आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वहाँ पे? रेगुलर। और वहाँ पे अब वो आपको जो आपका पर्पस था, आपको लग रहा है कि जैसे उरुग्वे में अब आप करने लगे 5-7 बार, आपने 2017 में गए थे, तो अभी हो गया 7-8 साल बाद हो गया, तो उरुग्वे में आपको लग रहा है कि ठीक है वी आर एबल टू डू दैट? जी, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि वहाँ की पॉपुलेशन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे पोलैंड में हम लोग कार्यक्रम करते तो ये क्राकोव में नहीं करते, वॉर्सो में नहीं करते। वॉर्सो में तो भारत का एम्बेसी है वगैरह है, पर हम लोग वुड्स करके एक जगह है जो 400 किलोमीटर दूर है वहाँ से, वहाँ
कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ की जो बच्चे हैं जो अभी पहले जो 14 साल के थे कार्यक्रम में भाग लेते थे, आज 21-22 साल के हैं, तो वो लोग को भारत प्रति ऑटोमेटिकली थोड़ा मतलब देर सॉफ्टर। और वही मैं चाहता हूँ कि मतलब हम लोग कैसे ऑटोमेटिकली मैकडॉनल्ड्स खा के पिज्जा हट खा के कैसे वेस्ट पे थोड़े सॉफ्ट है, और तो ऐसे ही विश्व में दैट पीपल बिकम नाइसर टू इंडिया, एंड द वे दैट दे विल बिकम नाइसर, बिकॉज इंडिया डजंट वांट टू बिकम सुपर पावर, इंडिया वांट्स टू बिकम विश्वमित्र। तो हम लोगों को और ऐसा एक देश जो मैं मानता हूँ सच में, उसके लिए संस्था का नाम रखा है इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस। वो ऐसा यदि एक देश है जो सब देश को लेके आगे बढ़ सकता है, तो वसुदेव कुटुंबकम जैसे शास्त्र में लिखा है, तो दैट इज वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड दैट इज व्हाई वी ट्राई टू डू दिस। सर, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी ये चीजें करते हैं, जैसे मैं भी आपका सुन रहा था रिसर्च के दौरान, आप सीरिया में भी पहुंच गए थे, आप कश्मीर में पहुंच गए थे, वो कुछ इंसिडेंट शेयर कीजिए प्लीज। पहली बात तो एक बार वहां जाने का डिसीजन क्यों, उसमें दो कारण है। पहली बात, वहां वैसे ही क्राइसिस है, तो वहां जाने का डिसीजन क्यों, कि रिस्क में क्यों जाए, और फिर वहां पे हुआ क्या एग्जैक्टली और इम्पैक्ट क्या आया। मैं कश्मीर की बात आपको बताता हूँ, क्योंकि कश्मीर मतलब आपके व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग रहेगा। कश्मीर में ज़्यादा करके भारत का नॉलेज कम है, ज़्यादा करके अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ कम है, वहाँ के लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी बहुत है, वो लोग को बहुत कुछ चीज़ करनी है। पर 2015 में अगेन पहली बार मैं वहाँ गया था, तो तभी मुझे पता चला कि वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मिलती नहीं है। तो हम लोग ने ये जब कार्यक्रम वहाँ चालू करने की कोशिश की, तो तभी तो आर्टिकल 370 हुआ नहीं था, तभी माहौल बहुत ही अलग था। तो हम लोग ने कार्यक्रम किया, 1000 बच्चे इकट्ठा किए, वहाँ का गवर्नर आए, गवर्नर ने मुझे बोला, सिंह ऋषभ डोंट प्ले द नेशनल एंथम, क्योंकि कश्मीर में नेशनल एंथम तभी प्ले करना मतलब थोड़ा डेंजरस था। तो मेरे भाषण में मैं फेमस इंसान नहीं हूँ, तो हमारा तो उद्देश्य वही है कि भारत के बारे में आपको जानकारी बढ़ानी है। तो मैं वहाँ ऊपर स्टेज पे गया और पब्लिकली रिकॉर्ड, आप गूगल करेंगे आई एम इन कश्मीर, आपको मिलेगा। मैंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट, तो सबने हाथ उठाया। मैंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इंडियन क्रिकेटर्स लाइक MS धोनी, तो 2-3 हाथ उठे। बाद में मैंने प्रश्न पूछा हाउ मेनी ऑफ यू लाइक शाहिद अफरीदी, तो पूरा सब लोग मतलब हाथ उठाने लगे और बोले कि वाओ दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेयर वगैरह। बाद में मैंने स्पीच के अंत में जय हिंद बोला, और बाद में मैंने उन लोगों को भारत के बारे में 30 मिनट का भाषण दिया। मैं नीचे आया, सच्ची बात है, ये गवर्नर साहब ने मुझे बोला डोंट स्टे एट योर होटल, कम प्लीज स्टे विथ मी एट राजभवन। आई सेड वाई सर? सो ही सेड कि बिकॉज आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बाद में मैं नहीं ले सकता। तो मैंने बोला इसमें ये कश्मीर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैंने तभी तो कुछ बोला नहीं, पर मैं जब निकल रहा था तभी 2-3 टीचर मेरे पास आए और बोले कि यू डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग विथ फायर। तो मैंने बोला दिस इज़ माई व्यू, यू मे डिसएग्री विथ माई व्यू, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बहस करना, संवाद करना वो है हमारी संस्कृति में है, परंपरा है हमारी, पर मारने की तो कोई आवश्यकता बात ही नहीं है इसमें। तो बोला ये कश्मीर है, अलग मार देते हैं, ये कश्मीर है, ये अलग है। तो मैं बोला नहीं कुछ नहीं इसमें। तो हम लोग रुके, कार्यक्रम किया। अभी आपको इसका मैंने किस्सा इसलिए बताया कि 2016 में जो बच्चा 15-16 में जो बच्चा कार्यक्रम में भाग लेता था, उसमें से वो बच्चा आज he is one of the 3 people or 4 people who leads IMN. So he joined the organization in 2016 as a participant, then joined the organization to work when he became slightly older, और आज जाके पूरी संस्था विश्व में जहाँ भी कुछ भी करती है, उसमें से जो 4 बच्चे हैं, उसमें से वो एक बच्चा वो 2016 के कार्यक्रम में से आया। ऐसे दूसरा बच्चा वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद नाउ ही इज़ गिविंग UPSC एंड ही वांट्स टू सर्व द कंट्री। तो अभी कश्मीर का लड़का UPSC कर रहा है और उसको भारत को सर्व करना है। तो मैं यही मानता हूँ कि मतलब भारत के बारे में यहाँ बैठ के बात करना मेरे लिए बहुत आसान है, शायद मतलब किसी के लिए भी आसान रहेगा। पर यदि हम लोग को भारत के बारे में इंटीग्रेशन करना है और सच में भारतीयता बढ़ानी है, तो यदि कश्मीर में जाएगी या नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, तो हमारी सबसे लार्जेस्ट टीम, मैं गर्व से बोलता हूँ कि इज़ नॉट बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, इज़ नॉट बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एट्सेट्रा। द लार्जेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग टीम इज़ इन कश्मीर। आज
250 पीपल इन आयमन वर्क आउट ऑफ कश्मीर। तो ये छोटा सा योगदान हम लोग का, मतलब छोटा सा कश्मीर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या पर बात है। इसमें प्रॉब्लम भी होता है कई बार, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कश्मीर में कुछ होता है, आंदोलन होता है, तो लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि देखो आपके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ दैट इज़ देयर इंडिविजुअल चॉइस। वो आंदोलन कर रहे हैं पक्ष में या विपक्ष में, दैट इज़ देयर चॉइस एब्सोल्युटली। तो कश्मीर जैसी जगह में जाना डेंजरस तो है, पर यदि भारत के बारे में समझ बढ़ानी है तो कश्मीर में बढ़ाएगी, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इन बॉम्बे। सर अब बात करते हैं इसके आईएमएन के फंडिंग मॉडल पे कि भी ये सस्टेन कैसे करता है, इसमें पैसा आता कहाँ से है और पैसा खर्च कहाँ करते हैं आप? तो आयमन में करीबन जो कॉन्फ्रेंसेज है उसमें हम लोग, जो हमारी 108 कॉन्फ्रेंसेज है और 22 देश में कॉन्फ्रेंसेज है, उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन वी टेक। नाउ इफ अ स्कूल कैन अफोर्ड टू पे द मनी, दे पे द मनी, दैट इज, और वो 30 or 40% would be the out of 100 rupees that we have to earn, 30 to 40% comes from student contribution। पर केंद्रीय विद्यालय है या फिर छोटी सी स्कूल है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल्स है, उसमें देर इज़ नो फी, देर इज़ 100 रुपी फी या 50 रुपी फी, ऐसा है। सो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम यहाँ से आता है। और उसके अलावा जो मैं पैसा कमाता हूँ वो मैं डालता था इसमें। और अभी जैसे संस्था बढ़ती गई है तो ऐसे अलग अलग लोग भी जो देख के वो लोग को लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें पब्लिसिटी नहीं है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, प्योरिटी से होपफुली हो रहा है। और प्योरिटी मेरे वजह से नहीं, पर जो काम करते हैं वो 15 से 22 है। तो 22 साल के बाद जब दिमाग तेज दौड़ने लगता है तभी वो लोग निकल जाते हैं। सो देन नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर, फिलैंथ्रोपिस्ट आर देयर, वो लोग सपोर्ट करते हैं संस्था को, बट वो कोई लोगों के माध्यम से नहीं। तो कभी आयमन कार्यक्रम के नीचे आप नहीं देखोगे सपोर्टेड बाय और स्पॉन्सर्ड बाय एटसेट्रा। एक आपने कहा मैं जो कमाता हूँ उसमें से डालता हूँ, तो आपकी कमाई के बारे में एक तो होता है बिजनेस इनकम, एक आपकी और इनकम है, आपका हिडन टैलेंट है, आप कैमरे पे सामने लेके आते हैं, वो जो आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए आप कहाँ से कमाते हैं। मैंने रिसर्च के दौरान देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो आपका हिडन टैलेंट जो, कौन सा हिडन टैलेंट? अच्छा बहुत सारे मैंने जो डिस्कवर किया, यू आर इंटरनेशनल लेवल चेस प्लेयर। जी जी जी। तो वहाँ से जो अर्निंग आती है वो लगाते हैं, राइट? मैं बता रही जी, वो मैं पहले इंटरनेशनल लेवल चेस प्लेयर था, बचपन में स्मार्ट था, अभी ओवर स्मार्ट हो गया। जब बचपन में स्मार्ट था तभी जो अर्निंग्स थी चेस के माध्यम से वो हम इसमें डालते थे। मैं कई कबार गेस्ट लेक्चर्स भी देता हूँ, तो गेस्ट लेक्चर्स में कोई किसी योगदान देता है तो वो संस्था में जाता है। ये बुक का भी जो योगदान है वो भी संस्था में ही जाएगा, तो इसमें से जो भी प्रोसीड्स है, तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जहाँ से भी हो सकती है वो यूज़ करके संस्था में डालना। तो आपका कीनोट स्पीकिंग, बुक्स और ये चेस की इनकम है, सारी इनकम उधर जाती है। ग्रेट सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके एडवाइजरी बोर्ड के कुछ लोगों के नाम बताता हूँ, मैं मिस कर दूं तो आप बताना, जो मुझे है मैंने देखा। शशि थरूर जी आपके बोर्ड पे हैं, ओम बिरला जी आपके बोर्ड पे हैं, अजय पीरामल जी, AR रहमान साहब जी, और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कुछ रह गया हो तो आप 2-4 नाम बताना। इनको आपने कैसे एसोसिएट किया, मतलब हाउ दे, आपको कैसे तो कनेक्शन मिला, कैसे आप एसोसिएटेड हुए एंड हाउ वाज इट? इसमें खाली एक थोड़ा स्मॉल करेक्शन, ओम बिरला जी हमारे बोर्ड पे नहीं है, वो स्पीकर है तो बोर्ड पे नहीं हो सकते हैं, पर वो जब भी समय मिलता है तभी मैं उनको प्रश्न पूछता हूँ, और वो बहुत ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट इन यंग पीपल। तो पर आपने जैसे बताए ये सारे नाम है तो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने पत्र ही लिखा है, किसी को सिफारिश से नहीं अप्रोच किया है। तो HDFC के प्रमुख है दीपक पारिक साहब, दीपक पारिक जी, तो वो मेरे फैमिली को पहले से जानते थे, तो भी हम लोग ने पत्र लिखा। बाद में मीटिंग का समय नहीं मिला क्योंकि दीपक पारिक साहब है, तो 3 महीने लिखा, 6 महीने लिखा, 9 महीने लिखा, 1 साल लिखा। बाद में 1 साल के बाद मीटिंग मिली कि ये कौन सा बच्चा है कि लिखता ही जाता है, सेइंग दैट आई वांट टू मीट यू सर, आई वांट टू मीट यू फॉर सो एंड सो। बाद में मिला, बाद में उनको बताया कि ये हम लोग करना चाहते। बोला अरे मैंने तो तुम्हें किधर देखा है ऋषभ? तो मैंने बोला अरे सर दिस सो एंड सो। आई सेड तुमने किसी को भी नहीं पूछा टू अप्रोच मी, यू केम डायरेक्टली लाइक दिस। आई सेड सर मैं मेरिट पे नहीं आता, तो आप एक बार कर लेते कुछ, आप मेरिट पे आया हो तो आप कार्यक्रम में 3 बार आओगे, और कार्यक्रम में यदि आप 3 बार आओगे तो कहीं कभार आप मार्गदर्शक मंडल पे भी आ जाओगे, और मार्गदर्शक मंडल पे अभी आप जब हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस कि किसी को
if they want to do entrepreneurship, so they don't necessarily need to be a shark in a tank. They can learn how to be a whale in an ocean. क्योंकि दीपक पारेख is a whale in an ocean. He is not a shark in a tank. तो ये आसान हो जाता है. तो इनसे मतलब आपने जो इंडिविजुअल लेवल पे जो आपका लेटर्स वगैरह, एक आपके साथ अपने किसी पर्सन को 10 साल तक भी लेटर लिखा था, आई थिंक ऐसा कुछ चल रहा है. मेरी रिसर्च में देखो जो टीम ने बताया, मैं बता नहीं 10 साल के लिए मैंने उनको मैसेज किया था, करण जौहर साहब. तो उनको मैंने मैसेज मैं भेजता रहता था, करण जौहर तो बिज़ी है, और प्लस मैं व्हाट्सएप पे नहीं था, तो मैं पुराने ज़माने के जैसे वो आई मैसेज पे भेजता था. तो आई मैसेज पे वो जाहिर सी बात है वो खोलेगी नहीं, क्योंकि कैसे खोलेगी. व्हाट्सएप पे भेजता तो उन्होंने जैसे बाद में मिले तो तभी बोला कि व्हाट्सएप पे, इन दिस जनरेशन हु सेंड्स मैसेजेस ऑन आई मैसेज, व्हाट्सएप पे भेजना चाहिए. तो 10 साल मैंने ऐसे प्रयास किया लिखने का उनको, और बाद में एक बार उन्होंने मैसेज खोला और रिस्पॉन्ड किया कि व्हाट आर 10 years से यू आर सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस टू मी. तो बोला यस सर, आई वांट टू मीट यू. बाद में उनके साथ भी मुलाकात हुई. तो जब कम आयु का था तभी बेहतर दिखता था, तो किसी को उनके क्षेत्र में से वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, दैट गर्ल वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो बोला अरे यू आर सो एंड सोज फ्रेंड, तो तुम्हें क्यों उसकी मदद से क्यों अप्रोच नहीं किया. सेम उत्तर था कि उसकी मदद से अप्रोच करूँगा तो आप एक बार आओगे, आप बार बार नहीं आओगे. आज 10 साल लगे करण जौहर को आयमन को के साथ जुड़ने के लिए, पर अभी जब करण जौहर आते हैं तभी कोई कैमरा नहीं आता है. वो बच्चों के साथ फिल्म के लिए बात करने के लिए आते हैं, मतलब टू टीच देम अबाउट फिल्म मेकिंग, टू टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस. ना PR वाले आते, ना प्रेस वाले आते, और जो मेन पर्पस है उसके लिए द मैन कम्स रेगुलरली. तब से लेके अब तक he might have come at least 6 to 7 times publicly, privately apart. क्या तो बात है. और इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं है. तो जब लोग प्योरिटी से जुड़ते हैं तो बाद में लॉन्ग टाइम जुड़ सकते हैं. तो समय लगता है, पर कभी कभार अच्छा रहता है. Amazing, sir, amazing. बढ़िया सर. मैं भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं पत्र लिखना चालू करता हूँ, 2-4 इंडिया के कुछ बिजनेसमैन हैं, मैं चाहता हूँ उनको पत्र लिखता हूँ कि सर आप आइए. गुड सर. एलुमनाई नेटवर्क की मैं बात करते हैं. अभी कितना बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है आपका, कितने लोग हैं जो आपके साथ हैं, और उसमें से कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज या कुछ सक्सेसफुल नेम कि यार ये हुआ, जैसे आपने एग्जांपल दिया डॉक्टर वाला, या एग्जांपल दिया, वैसा ऐसा कुछ शेयर करना चाहे तो. कई लोग तो सांसद भी पहुंच गए, तो उनका उदाहरण 20,000 लोग हैं तो जो एलुमनाई में है. पर 20,000 में से एक है जो मुझे नहीं जानती है, पर आज शायद से आपके शो के माध्यम से मतलब शी नोज दैट देयर इज अ बॉय कॉल्ड ऋषभ, बट शी कभी मुलाकात नहीं हुई है. पर मुझे पता चला कि वो आयमन में उसने काम किया था काफ़ी समय के लिए, और बाद में आज सांसद तक पहुंच गई है. समस्तीपुर की सांसद है. शी इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुडे, कॉल्ड शंभवी चौधरी. तो शंभवी अभिषेक की टीम में काम करती थी. अभिषेक अभी भी संस्था में काम करता है. वो भी अखिलेश की तरह, अभी उसका तो 11 साल हो गए, और शंभवी उसकी टीम में काम करती थी. पटना में कार्यक्रम उसने किया वगैरह, उसने बहुत कुछ सीखा, ये मुझे सुनने में आया. और बाद में जो सीखा उसके अनुभव से, और राजनीति में उसकी दिलचस्पी और बढ़ी, और आज वो सांसद तक पहुंच गई है. तो इसका श्रेय मुझे तो बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानती है. पर छोटा योगदान इसमें संस्था का और अभिषेक का, जो उसके साथ जुड़ के रहा शुरुआती ग्रूमिंग के दौरान, एक्सपर्टीज के दौरान, या इंडिया को समझने के लिए. ग्रेट जी. तो आज वो पता नहीं क्या कौन सा एग्जैक्ट था, पर संपर्क में तो है. मेरा मैसेज आंसर करेगी नहीं करेगी वो मुझे पता नहीं, पर अभिषेक का करती है. तो ये ऐसी बात होगी जैसे स्कूल में शिक्षक होते हैं, तो I keep telling people saying I'm like a glorified school teacher. My job is just in order to empower the next generation. तो कोई सांसद पहुंच जाते हैं, कोई अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं. तो जानवी कपूर एक सेलिब्रिटी बन गई है आज. तो जानवी कपूर पहले स्कूल में ऐसे कार्यक्रम में भाग लेती थी. मुझे जानकारी वापस नहीं थी. वो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे ऑनलाइन, आयमन के प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ वो बात कर रही थी, और उन्होंने बोला कि आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन आयमन कॉन्फ्रेंसेस व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड देन आई ऑर्गेनाइज देम आल्सो. तो ऐसे कहीं अन्य लोग हैं जो संस्था से निकल के अच्छा कर रहे हैं. 20,000 की तो हमारे पास
थोड़ा थोड़ा नॉलेज है क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट ट्रैक नहीं कर पा रहे, पर 20,000 लोगों का डेटा है, बट वी हैव नॉट ट्रैक्ड इट एज सच। पर जो 50 मिलियन, जो 5 करोड़ लोग हैं, उनकी मेरे पास यदि समझ होती पहले कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, तो हम लोग ट्रैक करके रखते कि अच्छा तो जानवी कपूर ने भी भाग लिया था। तो अभी हम लोग को डिस्कवर कभी होता है कि कोई अभी आके ट्रैक कर बोलता रहे हैं, है, आज से अब चालू कर दिया, अब तो ऑयल है ही। अच्छा सर, एक और चीज, आपके बोर्ड पे मैंने देखा बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री के भी, जैसे कोई एक्स मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स भी काफी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, कौन कौन है? तो मेन बोर्ड जो है वो एडवाइजरी बोर्ड है, वो उसमें सारे भारतीय लोग ही है, जैसे रहमान साहब है, शशि थरूर, दीपक पारेख, अजय पीरामल, पीटी उषा जी है, ये सारे लोग हैं। पर जो अलग अलग जो अलग और एक बोर्ड है जो इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड है, वो इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड पे अलग अलग देश के प्रधानमंत्री को हम लोग ने लिए है। तो इस कारण कि वो जगह को, ज्योग्राफी को समझने के लिए हम लोगों को समय लगेगा, पर वो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो जुड़ना चाहते हैं, वो जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो बच्चे हैं। तो वो लोग मार्गदर्शक मंडल पे है, अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल पे, और वो लोग हमको वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के लोग के बारे में समझ देते हैं फर्स्ट हैंड। तो हमारे एम्बेसी तो मदद करती ही है, पर वो वहाँ के लोग भी मदद करते हैं, तो आसान हो जाता है। सर अब आते हैं आपके मेन IMUN पे, खुद बात हुई और आई होप अब एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा IMUN क्या करता है। तो अगर आपके शहर में, आपके स्कूल में ऐसा कुछ है तो प्लीज ज्वाइन। ऋषभ भाई का जो विजन प्योरिटी के साथ है, हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब आते हैं सर नेक्स्ट, जो आपका मेन चीज है जिसपे अपने, ये तो कॉन्फ्रेंसेस का मैकेनिज्म हुआ, अब उसके अंदर क्या बात होती है उस पर बात करते हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया जी, कि इंडिया एक टाइम पे सुपर पावर था, सोने की चिड़िया था, हमारा इकोनॉमी पे 30% से ज्यादा योगदान था। फाइनली क्या अब हम दोबारा इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल बन सकते हैं। पर एक चीज़ बताऊंगा इसके पहले कि 2002 में अटल बिहारी जी का एक कैंपेन था, इंडिया शाइनिंग। और जब मैं स्कूल में था तभी हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना दादाजी ने कंपलसरी कर लिया था, तो वो मैं पढ़ता था। अभी आज 2047 विकसित भारत कैंपेन है मोदी जी का। भारत को यदि विकसित बनाना है तो आई थिंक वन ऑफ द मेन एरियाज जो फोकस करना है वो एजुकेशन पे है। हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र पे फोकस होना चाहिए, पर ये मैंने पहले भी बोला है कि 68 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें 6% बजट देना था एजुकेशन को, हम लोग ने नहीं दिया। बाद में 86 में नई पॉलिसी आई, उसमें भी 6% लिखा था कि यू शुड गिव टू एजुकेशन, हमने नहीं दिया। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, NPE को NEP बना दिया और उसमें भी 6% ही डाला। पर आज तक यदि एक भी सरकार नहीं है, कांग्रेस या भाजपा, जिसने 6% एजुकेशन को नहीं दिया। कितना जाता है एवरेज अपना एजुकेशन पे? अभी नाउ इट हैज इंक्रीज मच मोर। अभी द बीजेपी गवर्नमेंट हैज गिवन अबाउट 4.5% टू एजुकेशन, जो बड़ा है। पर उसमें भी आपको एक चीज़ बताओ, आधा से ज़्यादा बजट वापस चला जाता है, सेइंग दैट हमको पता नहीं कि यहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। देर आर सो मेनी एरियाज इन विच वी हैव टू इम्प्रूव। तो भारत विकसित 100% बन पाएगा, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफिक है, डिविडेंड है, जो एवरेज एज है वो 28-29 है। 28-29 का जो इंसान है उसको एनी विच वे ग्रो करना है, एंड वर्किंग पॉपुलेशन है। तो कोई भी सरकार आए, भाजपा आए या कांग्रेस आए, यदि पॉलिसी मोरलेस सेम रही तो ऑटोमेटिकली प्रगति तो होनी है, बट प्रगति होगी और विकसित बनने में काफ़ी अंतर है। और विकसित या फिर डेवलप नेशन बनने के लिए वी नीड एन एंटायर जनरेशन टू बी एडुकेटेड एंड लिटरेट, और वो नहीं हो पा रहा है। हमारे 14.5 लाख स्कूल्स थे, अभी 13.5 लाख स्कूल्स हो गए। 2014 में 14.5-15 लाख स्कूल्स थे, अभी 13 लाख के आसपास है। एवरेज एनरोलमेंट रेशो बढ़ गई है, बट एवरेज एनरोलमेंट रेशो के अलावा भी जो बाकी की मैट्रिक्स है, जैसे स्कूल टीचर है, तो स्कूल टीचर की संख्या जो खाली जॉब है वो सबसे ज़्यादा है इन दिस टाइम ड्यूरेशन। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इन ऑर्डर टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, फर्स्ट वी हैव टू बी एन एडुकेटेड नेशन। वो एडुकेटेड नेशन ही नहीं रहेगी और हम लोग धर्म और जाति की बारे में ही बात करेंगे और राजनीति भी इस पे ही होगी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि चीन के बारे में लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि चीन की प्रगति हो गई क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक नेशन है, हमारी प्रगति इतनी नहीं हो पाई क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन है। वो बात मैं मानता हूँ, पर उसके अलावा और एक चीज़ है कि चीन में 93% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एग्नोस्टिक, इज़ रिलीजियसली एग्नोस्टिक। मतलब वो लोग सोचते नहीं कि हम हिंदू है या मुसलमान है, हम सिख है या क्रिश्चियन है, वो लोग एक ही सोचते हैं कि हमको प्रगति, हमारी प्रगति कैसे होनी चाहिए, हाउ शुड वी बिकम डेवलप्ड। फिनलैंड का देश देख लीजिए, स्वीडन का देश देख लीजिए। हमारे देश में
में हमारे जो राजनीति करते जो लोग, जो नेता है, वो लोग हिंदू मुस्लिम पे ही वोट डालने को बोलते हैं या फिर जात पे डालने को बोलते हैं। कभी हेल्थ केयर और एजुकेशन या पर्यावरण पे बात तो होती नहीं है। दिल्ली में रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम लोग आज के तारीख में 18 सिगरेट फूक रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन है उसमें ही चल गए। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो देश को विकसित यदि बनना है तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, आई फील हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, दीज आर 3 इश्यूज दैट वी विल हैव टू फोकस ऑन इन दैट ऑर्डर। एक और चीज थी सर इसमें, जैसे मैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आती है, मैं उस पर थोड़ा सा कहता हूँ। इसमें आपका, इसमें बुक में भी काफी चीजें उस पर मेंशन्ड है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये प्लस चीज है, ये मैं भी मानता हूँ। ये इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड अगले 20-25 साल यूथ सबसे वर्ल्ड का, मतलब डेटा में अगर हम बात करें तो जो 18 से 30 के बीच का, शायद ऐसा कुछ डेटा है, 18 से 30 के बीच में जो यूथ वर्ल्ड का है 50% इंडिया के पास है, करेक्ट, और बाकी वर्ल्ड के पास 50 है। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लेकिन यूथ है काम करने वाला, काम कर नहीं रहा। एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। कई जगह हमको लगता है कि यार वो यूथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियों में लग जाता है, वो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रहा। कई जगह लगता है सोशल मीडिया में यूथ लगा हुआ है या कोई अलग डायरेक्शन में लगा हुआ है, वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी की तरफ बहुत कम यूथ है। हमारे पास पोटेंशियल है पर वो काम में नहीं आ रहा है। इस पे क्या ओपिनियन? बिल्कुल, रोजगार नहीं मिल रहा है, यही बाकी सारी चीजें। बिल्कुल, यही तो किताब इस पे ही तो लिखी है कि हम लोग हमारी विचारधारा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, किताब इस पे ही लिखी है कि हम लोग हमारी विचारधारा के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम लोग दूसरे के नज़रिए से सोच रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे संडे जैसा कॉन्सेप्ट है, तो संडे जैसा कॉन्सेप्ट भारत में था ही नहीं। ये दिस इज़ अ बिब्लिकल कॉन्सेप्ट, ये बिब्लिकल टाइम से आते गया है। भारत में क्रिश्चियंस लेके आए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट इट, एंड बाद में वो लोग को फैक्ट्री को, मशीन्स को 7वें दिन पे वो लोग को रेस्ट देना था। उसके लिए वो लोग ने 6 डे वर्क वीक बना दिया एंड 1 डे रेस्ट बना दिया। इंडियन कॉन्सेप्ट इज सच कि एकादशी है, अमावस है, वो दिन पे हम लोग को बॉडी को रेस्ट देना है, तो आप रेस्ट वो दिन करो जहाँ बॉडी को रेस्ट चाहिए। कहीं संडे का दिन तो था ही नहीं। तो द थिंग इज कि हम लोग हमारी सोच तो सोच ही नहीं रहे, हम लोग जो वेस्टर्न सोच है वही सोच रहे, एंड दैट इज़ वाई जो देश है, मतलब आप देखोगे आज की जो युवा है, दे आर फोकसिंग ऑन हसलिंग, दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द नेक्स्ट मिलियन, जो गलत नहीं है टू बिल्ड द नेक्स्ट मिलियन, बट द आइडिया इज कि यू वांट टू क्रिएट डेवलप्ड नेशन। तो सोने की चिड़िया जैसे चल रही थी ऐसे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे शास्त्र जो है क्या बोलते हैं और अलग अलग कंटेम्प्रेरी विषय है उस पर क्या बोलते हैं, उसके बारे में ये किताब लिखी है। पर किताब के अलावा भी हम लोग की जो विचारधारा है वो एल्गोरिथम से है। ये मैं मानता हूँ कि वी लिव इन अ डिजिटल रियलिटी, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर हम लोग कैरेक्टर है वीडियो गेम में या फिर हम प्याले हैं चेस बोर्ड पे। तो हम लोगों को जो बोला जाता है वो हम लोग करते हैं। जैसे आप फ़ोन बाजू में रखोगे और फ़ोन पे बोलोगे कि मोदी जी इज़ बेस्ट, मोदी जी इज़ बेस्ट, मोदी जी इज़ बेस्ट, तो आप मानो या ना मानो, वो आप इंस्टाग्राम वापस खोलोगे तो आपको मोदी जी के ही पोस्ट दिखने वाले हैं। तो हम लोग हमारी रियलिटी नहीं जी रहे, हम लोग डिजिटल रियलिटी जी रहे हैं, और डिजिटल रियलिटी भारत से नहीं आ रही है, डिजिटल रियलिटी वेस्ट से कंट्रोल हो रही है, और जो वेस्टर्न नैरेटिव ही हम लोग को फीड हो रहा है और बाद में हम लोग हमारी विचारधारा बना रहे हैं। तो वी आर नॉट थिंकिंग व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिया, वी आर थिंकिंग व्हाट इज़ गुड फॉर देम, फॉर द वेस्ट। एंड वेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया फर्स्ट, बट एटलीस्ट थिंक इंडियन। तो एल्गोरिथम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि एल्गोरिथम से बाहर नहीं निकले तो मैं हमारे संस्था में देख रहा हूँ कि जो भाजपा में है वो बोलता है कि भाजपा से बेहतर कुछ हुआ ही नहीं देश में, देश ही चालू हुआ 2014 से, उसके पहले देश चालू ही नहीं हुआ। और जो कांग्रेस में है वो बोल रहा है कि मतलब नेहरू साहब तो क्या थे, तो मतलब ऐसी विचारधारा कैसे बन गई है भारत में? इतनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी कभी नहीं थी। दिस एक्सट्रीम आइडियोलॉजी हैज़ कम फ्रॉम द एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम इज ट्रैपिंग यू एंड इट इज़ मेकिंग यू थिंक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप कैट का वीडियो लाइक करोगे, मुझे प्राणी पसंद है, मैं मतलब इंसान से ज़्यादा थोड़ा प्राणी आई प्रेफर, तो एंड फॉर नो अदर रीज़न बट द आइडिया दैट कि आप कैट का वीडियो लाइक करोगे तो आपको कैट की वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये
एल्गोरिथम आपको फीड कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस में ये विचारधारा आ रही है और बाद में वो विचारधारा से आप आपकी लाइफ बना रहे हो। तो आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आप तो कैरेक्टर हो स्क्विड गेम में, और वो स्क्विड गेम का जो कंट्रोल चला रहा है वो तो बैठने वाला वो यूएस में बैठ रहा है, और वो कभी एक दिन जो डोनाल्ड ट्रंप जब चला जाएगा तब जकरबर्ग पॉलिसी चेंज कर लेगा। तो पॉलिसी चेंज कर ली, जैसे इन्फ्लुएंसर्स है, हम लोग इतना इन्फ्लुएंसर करते रहते हैं, पर इन्फ्लुएंसर 7,50,000 पीपल इन 2022 यूट्यूब ने स्टेटिस्टिक निकाला आर इन्फ्लुएंसर्स। आज उन लोग ने स्टेटिस्टिक निकाला इन द लास्ट वीक, 83% ऑफ जेन जी कंसिडर देमसेल्व्स टू बी कंटेंट क्रिएटर्स। ये सुन के आई वाज शॉक्ड, क्योंकि इसमें डर की बात ये क्या है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम बंद हो गया तो उसके बाद आप करोगे क्या? यदि आप तो सीए हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, बट जो इंसान सीए नहीं है, जिसकी रोजी रोटी इस पे निर्भर है, वो इंसान क्या करेगा? तो द आइडिया इज कि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को आगे बढ़ाते हैं, पॉडकास्टर्स को आगे बढ़ा रहे, वो ठीक है एक दरमियान से, पर उनकी इकोनॉमी जो बना रहे हैं, वो इकोनॉमी कौन चला रहा है? वो वेस्ट ही चला रहा है। ट्विटर था, उसके सामने हम लोग ने कू चालू किया। प्लीज आप मुझे बताइए कू के बारे में क्या हुआ? आपको तो पता है, बंद हो गया। तो कू पे कोई जा नहीं रहा है, इंडियन प्लेटफॉर्म तो कोई जा नहीं रहा है, सब यूट्यूब पे भी अभी डाउनलोड्स 99% डाउन हो गए, 99%। ये देखिए, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पूरी सारी जो बातचीत जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बना रहे, क्रिएटर इकोनॉमी बना रहे, अश्विनी वैष्णव जी ने $1 बिलियन ही केप्ट असाइड फॉर क्रिएटर इकोनॉमी, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स क्रिएट किए, पर आप किसको क्रिएट कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग पीपल हु आर क्रिएटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट इज नॉट एसेंशियली इंडियन। तो आप भारत को जब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो तो आप इन लोगों को अवार्ड दे रहे हो, और बाद में जिन लोगों को अवार्ड मिल भी रहे हैं, बाद में आपको पता है कि किन मतलब वो कैसे लोग हैं। तो अ पर्सन हु हैज़ नो मॉरल कंपस इज बिकमिंग India's most popular podcaster, is being given access to all of these things। और बाद में ये तो मैं बोलता रहता हूँ, और कई पॉडकास्ट में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपके में भी बोलता हूँ, नॉट all biceps need to be filled with beer, not all talent needs to get latented, nor every human in Bombay needs to rebel to be blatant। ये जाहिर सी बात है, पर इसमें लोगों को ये लोगों को हम लोग ने इतना एक्सेस दे दिया, ये लोगों को इतना आगे कर दिया कि आप आज की पीढ़ी जो है इन लोगों को देख के बोलती है सेइंग दिस इज़ द राइट वे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग वेदर दिस इज़ द राइट और द रॉन्ग वे, दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड, बट देयर मस्ट बी सम अदर वे ऑल्सो, एंड आप दिस शुड नॉट बी द ओनली वे, दिस शुड नॉट बी द ओनली वे। और यदि ये लोग, मुझे प्रॉब्लम नहीं है पॉडकास्टर से या इन्फ्लुएंसर से, पर आप जो बोल रहे हो उसमें ऑथेंटिक रहो ना। एक दिन यदि आप बोल रहे हो सबको वोट डालो, एक दिन आप बोल रहे हो लोगों को कि मेरे प्रवचन सुनो, और दूसरे दिन आप जाके क्लबिंग कर रहे हो रात को, और आपकी पिक्चर निकल रही है कि ये देखो कि दीज आर द काइंड ऑफ वीडियोज एंड दिस इज द काइंड ऑफ द मॉरल कंपस दैट द ह्यूमन बीइंग हैज़, तो कैसे लगेगा? तो जो व्यूअर है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अरे तो मैं भजन भी कर सकता हूँ और मैं क्लबिंग भी जा सकता हूँ, एंड नाउ इट इज कॉल्ड भजन क्लबिंग। मतलब कभी कृष्णा रहेगा तो वो क्या सोचता रहेगा, सिंह ये क्या बना दिया आपने? सो सॉरी बट so this is essentially what is happening to society, and society is, और ना नेता को पढ़िए ना अभिनेता को पढ़िए, तो if society is being pushed in a particular direction, it is, and ये होप है आपके पॉडकास्ट से और आपके जैसे पॉडकास्टर्स के पास कि you all have the microphone. Journalism is almost dead, but when you all have the microphone, you all have the power of influencing a generation. So the influence is the right influence that goes, or at least is a different influence from what is currently being peddled in. तो ये मैं मानना चाहता हूँ। सॉरी आपका भाषण हो गया, ये विषय पे बहुत पैशनेट हो गए। अरे नहीं सर, अभी तो मैं तो इस पैशनेट पे चालू हूँ, अभी तो आगे चलेगा ये वीडियो। अभी तो आपको स्टार्ट किया, अभी तो चीज आगे चलेगी। ये अपने उसकी बात करी, एक जो आपने बात की फैक्ट, उस पर मैं बताता हूँ। एक मैं भी फैक्ट सुना था, मैं भी उससे शॉक हो गया। जो आपने 83 सुना, शायद आपने कहा 83% खुद को कंटेंट क्रिएटर मानते हैं। मैंने शायद वो फैक्ट ऐसे सुना था, लगभग सेम ही था, कि 80% जो यूथ उससे पूछो क्या बनना है, तो वो डॉक्टर इंजीनियर की जगह बोलता है कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं कहता भाई अगर 80% लोग यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो भाई साहब होगा क्या? आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
पर ये डिविडेंड अगर सब एक ही तरफ जाएगा और उसी प्लेटफॉर्म पे जो आपका नहीं है, फिर होगा क्या? कोई कहे कि यार मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई कहता है मैं ये बनूंगा, तो लगे ना कि अलग अलग एरिया में हम आगे बढ़ेंगे। हम सब एक ही एरिया में आगे बढ़ेंगे और वो एरिया भी हमारा नहीं है, तो रिस्की तो है ही मामला। राहुल साहब, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाद में आप फाइनेंस और बिजनेस कोच बने हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखिए कि जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है उसके पास ना सीए की डिग्री है ना सीएफए की डिग्री है, पर तो भी वो लोग के पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है और वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इंसान ज्ञान दे रहा है उसके पास ही डिग्री नहीं है, वो ज्ञान दे रहा है। और यदि ऐसे कभी हो भी सकता है कि जो इंसान के पास डिग्री ना हो उनके पास काफ़ी ज्ञान है, पर जो टेक्निकल चीज़ है जैसे एमबीबीएस है, अभी एमबीबीएस पे तो यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप सर्जरी नहीं कर सकते हो। तो आप ग्रेज एनाटॉमी का शो देख के या मेडिकल शो देख के या सीआईडी देख के आप बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर सालुंके बनूंगा, तो वो बात तो सही नहीं है ना। तो ये बात हो रही है। और ये जैसे आपने बताया छोटे छोटे गांव में ऐसा ही हो रहा है कि बच्चा बोल रहा है कि पढ़ाई छोड़ दो, मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ उससे मेरे पास इनकम आ रही है, तो फैमिली भी क्या बोलेगी। 16 साल का बच्चा अभी 1 लाख रुपए कमा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फैमिली बोल रही है कि मैं हल चलाने से मुझे 30,000 रुपये मिल रहे हैं एक महीने में, मेरी 16 साल की बच्ची 1 लाख रुपए कमा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो द जनरेशन इज बीइंग पुश्ड ऑन एंड दैट ऑल्सो ऑन प्लेटफॉर्म्स विच आर नॉट अस। चलो आप ये भी कर लो, बट प्लेटफॉर्म तो खुद का बना लो। तो ये सर अभी आपने एक चीज बताई जैसे इंटरेस्टिंग थी, वो मुझे पहली बार मैंने शायद उसके बारे में सुना कि संडे हमारा था ही नहीं। संडे इन्वेंटेड बाय वेस्ट, और हम तो 11 या एकादशी या उस पे अमावस पे ब्रेक वगैरह लेते थे। और कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है आपको लगता है कि जो कि इंडियन उसको मानते हैं या फॉलो कर रहे हैं या उससे अट्रैक्टेड हैं, बट वो है वेस्टर्न वाले जो कि हमारे कल्चर से एकदम उल्टा जाते हैं? इसमें तो काफ़ी इस पे ही पॉडकास्ट हो सकता है कि मतलब ऐसे कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे खाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खाने का कॉन्सेप्ट हम लोग को लगता है कि हमारी सारी रेस्टोरेंट आप देखिए कि बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में, ये होटल में है या कोई भी होटल में, वो 7 बजे के बाद चालू होती है। डिनर सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग इज 7 PM। अभी हम लोग 7 बजे के बाद खाना, इनफैक्ट 7 बजे आप जाते हो तो खाली पड़ा रहता है। करेक्ट। 9 बजे बाद वहाँ लोग दिखते हैं आपको। हमारा भोजन का समय 9 बजे बन गया है या 10 बजे बन गया है, पर हमारा भोजन का समय कभी 9-10 बजे का नहीं था। आप शास्त्र देखोगे, या फिर शास्त्र तो छोड़ो, शास्त्र तो पुरानी बात है, आप ब्रिटिश के पहले का समय देखोगे तो आप देखोगे कि द टाइम ऑफ ईटिंग फूड फॉर अस वॉज वेरी डिफरेंट। ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो लोग के टाइम का खाना, आप जैसे लंदन गए होगे, अलग अलग देश में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वो लोग का डिनर टाइम 5 बजे का है, वो लोग के रेस्टोरेंट 9 बजे बंद हो जाते हैं। आप न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में भी जाओगे 10-11 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं मिलेगी, 5 स्टार होटल में खाना नहीं मिलेगा। पर हमारे 5 स्टार होटल में खाना मिलता ही है 7-8 बजे के बाद। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पहले हमें खाना खिलाओ, 5 बजे से 7 बजे हमें खाना खिलाओ, हम लोग खाना ख़त्म करेंगे, बाद में यू आर सर्वेंट, यू आर वर्किंग क्लास, यू आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन इन योर ओन कंट्री, बाद में आप 8 बजे खाना चालू करो। तो आज तक आप देखोगे सब लोग 8 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। हमारे और हमारी परंपरा कभी ऐसी थी नहीं। आप कोई भी धर्म ले लो, जैनिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो, खत्म बात। सब में ये कहते हैं। ये कोई भी शास्त्र जितने भी एडिटेड है सब में यही लिखा है कि आप सूर्यास्त के पहले खाना खा लो। पर कोई भी रेस्टोरेंट खुली नहीं रहती है। तो मुझे आपत्ति ये होती है, जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मेरा भोजन का टाइम 5:30 बजे का है, तो 5:30 बजे का भोजन कोई खाता नहीं है। तो मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो लड़ाई हो जाती है कि अरे हाउ डू वी ओपन द रेस्टोरेंट फॉर यू ऋषभ। सो आई सेड, इफ यू आर ट्रूली इंडियन, if you are the Oberois and Tajis of the world and you are listening to this video, start your restaurants at 5 PM. Automatically all 5 stars will start. Automatically culture will change. क्योंकि 5-5:30 का तो सर टाइम ऐसा है कि वो लंच वाला कहता है 3 बजे लंच बंद। भाई मतलब लंच करके खा, जब तक वो 24/7 नहीं चलेगा आपको नहीं मिल सकता खाना। और सर लंच बंद कर देते हैं वो 4 बजे, बोले लंच तो अब 3 बजे बाद लंच नहीं मिलेगा और डिनर 7 बजे बाद चालू होगा। और सर लंच वाला कॉन्सेप्ट भी जो है, वो लंच वाला कॉन्सेप्ट भी इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोगों को जो 4 बार खाना जरूरी है, जो 4 बार जो हम लोगों को बोला गया है, सेइंग आई ईट 1 मील अ डे, 14 साल हो गए, आई हैव हैड ओनली 1 मील अ डे। सो लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आई सेड प्लीज दिस इज अ करेक्शन, दिस इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिस इज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। वो एक टाइम ही खाना खाते थे, वो बाद में 1 टाइम से 2 टाइम हो गया, 2 टाइम से 4 टाइम हो गया, एंड देन इट बिकेम समथिंग, वो 4 से 6 हो जा रहा है। बाद में लोग बोल रहे हैं सेइंग लेट्स नाउ बैलेंस अ डाइट। पर ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
एक बार मैक्सिमम 2 बार लोग खाते थे. दिस इज जस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ टाइम एंड हाउ वी हैव मिसअंडरस्टूड आवर कल्चर. इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, पर कभी इस पे यदि आप बुलाएंगे वापस तो इस पे बात करेंगे. व्हाट आर द इंडियन मिसकंसेप्शंस दैट वी फॉलो टुडे विच आर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स. बट आई वुड ओनली एनकरेज कि आप जितने शास्त्र पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है, मैंने इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है या संस्कृत में है, तमिल में है, वो आप पढ़िए. उसमें लिखा है कैसे लाइफ जीना चाहिए, उसमें ऑलरेडी द वे ऑफ लाइफ इज डिस्क्राइब्ड. तो ये पॉडकास्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी. दैट इज व्हाट आई होप. सर एक और चीज़ है जो इसके रिवर्स है, जैसे भी हमने कहा कई ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम उन अपना मान के चल रहे हैं जो कि हमारे नहीं थे, जैसे संडे की छुट्टी या फिर 7 बजे खाना, उनका कॉन्सेप्ट है, हमने कॉपी कर लिया. कई ऐसी चीजें जो हमारी उन्होंने कॉपी कर ली है, बिल्कुल, और अब हम उनकी जय जयकार करते हैं, बाकी वो है हमारी थी. बिल्कुल. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि योग हमारा ही तो था, लेकिन पॉपुलर उधर जाके, मतलब योग पॉपुलर नहीं था, वो वहां जाके जब योगा बन गया तब पॉपुलर हो गया. अरे जैसे हम कहते हैं हल्दी हमारी है, पर वो बोले नहीं हल्दी ठीक नहीं है, फिर वहां से टर्मरिक लाते बन के आती है तो हमें अच्छी लगने लग जाती है. तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें. अच्छा, जैसे एक बहुत वो अच्छा है कि जैसे आपने कहा ना कि वे ऑफ लाइफ, आपने धर्म में सब में जगह लिखा होगा, हमारे दादाजी पिताजी सब ये कहते हैं भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ. बिल्कुल. तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, पर हम उठते नहीं है. फिर एक किताब जब बाहर से आती है 5 AM क्लब, तब वो कहते हैं अब उठेंगे. बोले क्यों? बोले उन्होंने कह दिया. तो उनकी हमारी बात हम नहीं सुनते, जब कॉपी होके वहां से आती है हम कहते हैं नहीं नहीं आपकी सुनेंगे. तो ऐसा क्यों है? और 2-4 एग्जांपल इस पे भी आप दे सको तो. नहीं, इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिपोक्रेसी हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने भी बात सुनी, मेरी दादाजी की बात नहीं सुनी, मैंने मेरी शास्त्र की बात नहीं सुनी. तो ये हिपोक्रेसी है. और मैं पहले यही बोलूँगा, आपने यदि पूरा पॉडकास्ट सुना अब तक तो आपने भी सुना होगा कि इट वाज नॉट अ वाइट मैन, जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ, नॉट अ वाइट मैन दैट गॉट मी टू स्टडी अबाउट इंडिया, बट अ ब्लैक मैन. प्रेसिडेंट ओबामा गॉट मी टू स्टडी अबाउट इंडिया. तो यदि ये, मैं भी जब भी उन लोगों ने बोला कि भारत के बारे में पढ़ो, तभी मैंने थोड़ा सीरियसली लिया कि भारत के बारे में पढ़ो. और बाद में मैंने पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला. पर जैसे आपने बोला कि व्हाट आर सच अदर एग्जाम्पल्स, तो जैसे पाइथागोरस है, तो हम लोग मानते कि पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस ने इन्वेंट किया. तो अपने सुलभा सूत्र, उसमें वी हैड ऑलरेडी बोधन आया, उसमें ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कवरी कर ली थी. पर हम लोग अभी भी वो मान के चलते हैं कि दिस इज, आज की तारीख में भी स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हैं. पर आज की तारीख में भी हम लोग, डिस्पाइट दिस पॉडकास्ट बीइंग देयर, डिस्पाइट सो मेनी, ये पहली बात नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी है डॉक्यूमेंटेड, येट वी आर नॉट टीचिंग चिल्ड्रन दिस. तो ऐसी कहीं अन्य चीज़ है. चेस है, शतरंज के बारे में लोग मानते हैं कि दिस इज़ अ ईरानियन कॉन्सेप्ट या दिस इज़ अ फॉरेन कॉन्सेप्ट. शतरंज भी भारतीय कॉन्सेप्ट है. तो दिस काइंड ऑफ इन्वेंशंस आर थिंग्स दैट वी बिलीव आर वेस्टर्न इन नेचर, और हम लोग उनको पूछते हैं, पर एक्चुअली इंडियन है. सर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिस पे अपन बात करें, जैसे एक अपने, मैं इस पे चाहता हूँ बहुत डिटेल में बात करें, हसल मेंटेलिटी जो है, इसको लेके कि भी दुनिया सब, हसल वर्ल्ड भी इंडिया का नहीं है, बाहर से आया है, तो वो हसल 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 कहते हैं. तो उसमें एक नेगेटिव चीज़ क्या है, और हसल का जो कॉन्टेम्प्रेरी है, मतलब इंडिया में क्या था इसका मीनिंग, इंडिया कैसे हसल को, या वर्क लाइफ बैलेंस पे इंडियन स्क्रिप्चर क्या कहते हैं? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है. इसमें मैंने लिखा है, चैप्टर में लिखा है, हसल, हैप्पीनेस एंड द होली रूपी, द ट्रिनिटी ऑफ बैलेंस. कि हर कोई को ऐसा बोला जाता है कि 16 साल की उम्र में आप ग्रेजुएट करो अच्छे नंबर से, आप 21 साल की उम्र में जॉब अच्छा ले लो, आप 30 साल की उम्र में सेटल हो जाओ, 35 साल की उम्र में 2 बच्चे कर लो, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, और 65 की उम्र में आपके बच्चों को सेटल कर लो. ये हो गई मॉडल लाइफ ऑफ मिस्टर शर्मा. और मिस्टर शर्मा को आप मिलोगे तो बाद में आप उसको देखोगे तो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखेंगे, बट आप बातचीत करोगे तो पता चलेगा कि वो भी अभी भी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, कि वो संतोष ढूंढ रहे हैं, कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस उनको मिल नहीं रहा है. तो हमारे शास्त्र में तो सिंपल लिखा है, इफ़ यू वांट, आई वांट हैप्पीनेस. तो बुद्धा के पास कोई गया था, तो उन्होंने बोला, गौतम बुद्ध ने बोला कि रिमूव आई, रिमूव वांट, एनीथिंग दैट विल बी लेफ्ट इज हैप्पीनेस. तो द थिंग इज कि हम लोग को हसल कल्चर सिखाया गया है कि आप एक के बाद एक करो, उसके बाद एक करो, उसके बाद एक करो. हसल इज माइंडलेस वर्किंग, कि हमको समझ नहीं है किसके लिए काम कर रहे हैं. 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तभी बोलेंगे कि हमें 10 चाहिए, 10 कमाएंगे तभी चाहिए 100, 100 कमाएंगे तो 1000.
पर हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं था। कॉन्सेप्ट था सेवा भाव। सेवा भाव में लिखा था स्वस्मय स्वरूपम समाज्य सर्वस्वम, मतलब खुद के लिए कम करो, दूसरों के लिए ज़्यादा करो, और यदि आप दूसरों के लिए ज़्यादा करोगे, खुद के लिए ऑटोमेटिकली आपको संतोष मिलेगा। और हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो था वो था सुख, संतोष और आनंद। तो सुख था, मतलब मैं सिंपल सा उदाहरण में, तो सुख था आइसक्रीम, संतोष था क्वाइट इवनिंग, और आनंद मतलब द स्काई जो चेंज नहीं होता है। तो सुख हम लोग भागते रहते हैं सुख के पीछे, तो आइसक्रीम खाते पिघल जाता है, वापस दूसरा आइसक्रीम खाते पिघल जाता है। संतोष इज क्वाइट इवनिंग, तो क्वाइट इवनिंग सबको चाहिए, भागते रहते उसके पीछे। पर जब हम लोग को पता चलेगा कि सुख और संतोष का मतलब ही नहीं है और सिर्फ आनंद का मतलब है, दैट वी लुक एट, वी बिकम लाइक द स्काई, कि कुछ भी नीचे चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है तो भी खुश है, लोग जी रहे अच्छे तरीके से तो भी खुश है, मर रहे हैं तो भी खुश है। तो ये यदि हम लोग समझ ले तो देन ऑटोमेटिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस विल चेंज। बट मैं ये नहीं समझा सकता हूँ, और ना कोई जो वाइट और ऑरेंज पहनता है उनकी बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंटरप्रिटेशन है ऑफ अ स्क्रिप्चर दैट इज ऑलरेडी एडिटेड। ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो ऋग्वेद में लिखी है, अलग अलग शास्त्र में लिखी है, पर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो इसका एक्चुअल मूल रूप में आपको और यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लीज़ आप ये पढ़िए, क्योंकि कोई बाबा आके जब बात करता है तभी, जैसे मैंने आपकी टीम को बोला, आजकल के गुरु तो गुरु घंटाल हो गए, तो वो जो बात करते हैं वो अलग ही बात करेंगे। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रीड दीज थिंग्स इन डेप्थ। तो हसल कल्चर तो प्लीज डोंट बिलीव इन, बिकॉज इंडिया नेवर हैड अ थिंग कॉल्ड हसलिंग। इंडिया हैड हार्ड वर्क एंड इंडिया हैड सेवा भाव। सो इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ यू हैव सेवा भाव, ऑटोमेटिकली यू विल डू वेल इन लाइफ। ग्रेट सर, अब आते हैं आपकी किताबों के बारे में। आपने लिखी है 3 बुक्स, उसके बारे में ब्रीफली बता सकते हैं क्या क्या उन बुक में क्या क्या है? तो पहली किताब है एन इंट्रोवर्ट्स जर्नी इन एन एक्सट्रोवर्ट्स वर्ल्ड। मतलब मैं एक्चुअल में, मुझे बात करना पसंद नहीं है, मतलब आप शायद से नहीं मानोगे, पर आई एम एन इंट्रोवर्ट बाय नेचर। तो आप मुझे किताबों के पास रख दोगे तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करूँगा। पर ये एक्सट्रोवर्ट की दुनिया है, मतलब सब लोगों को बात करना आवश्यक है। तो हाउ डू यू फंक्शन इन एन एक्सट्रोवर्ट्स वर्ल्ड इफ़ यू डोंट लाइक टू टॉक एंड कम्युनिकेट विद पीपल। तो ये पहली किताब थी। दूसरी किताब है कॉल्ड नथिंग बट द ट्रूथ। उसमें मैंने 10 लोगों के बारे में लिखा है, उन लोगों को कैसे हम लोग ने अप्रोच किया और कैसे उन लोगों के साथ मुलाकात की। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा था उसमें से है, और वो लोग वास्तविकता में कैसे है, दैट इन एक्चुअलिटी हाउ आर दिस पीपल पर से। तो राहुल गांधी के बारे में चैप्टर का नाम है पप्पू की परीक्षा विद राहुल गांधी। पहला चैप्टर है नागपुर के संतरे विद मोहन भागवत। तो मेरे पब्लिशर ने ये देख के पहले बोला कि आपको डर नहीं लगता, देश में जीना नहीं है। तो मैंने बोला अरे इट्स रीड द कंटेंट, इट इज़ रिटन इन अ फनी मैनर। मैंने उनकी राजनीति पे कमेंट नहीं किया है, वो इंसान कैसे है और उसमें मैंने क्या सीखा, क्या नहीं, मतलब क्या नहीं करना वो भी सीखा, वो भी लिखा है। तो ये दूसरी किताब है नथिंग बट द ट्रूथ। और तीसरी किताब जो है वो है ये वाली, यंग वायर्ड एंड नॉट वोक। आजकल वोक बनना बहुत पॉपुलर हो गया है। मैं मानता हूँ कि वोकिज़म मतलब टू स्टे अवेक अबाउट सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़, कि क्या हो रहा है देश में विदेश में, उसके बारे में जानकारी रखना। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि ये बहुत एक साइडेड, एक तरफा हो गया है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेस्टर्नाइज्ड। तो इसका इंडियन नज़रिया क्या है ओवर डिफरेंट इश्यूज़ दैट आर देयर, जैसे मेंटल हेल्थ इज़ देयर, क्लाइमेट चेंज इज़ देयर, लाइक जेंडर आइडेंटिटी इज़ देयर। तो ये सारी जो विषय है जो युवा बात करती है आज की तारीख में, पर उसका इंडियन नज़रिया क्या था। और मेन चीज़ जो ये किताब में है कि एल्गोरिथम की बात मत सुनो, सोसाइटी की बात मत सुनो, हर कोई चीज़ को क्वेश्चन करो, हर कोई चीज़ को खुद स्टडी करो, और बाद में उसमें जो आपको कंक्लूजन ठीक लगे वो फॉलो करो। तो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दिस बुक कॉल्ड यंग वायर्ड एंड नॉट वोक। ग्रेट। और सर आपने जो वोक वाली बात बोली, ये भी रिसेंटली शायद मैं कल कोई रील देख रहा था, तो उसमें ऐसा ही था कि बोले आजकल क्या है यूथ में, स्पेशली वो जो वोक यूथ है, उसमें साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे वाला जो यूथ है, उसमें कोई गर्ल थी, उनसे पूछा कि भाई अभी व्हाट डू यू, विच पॉलिटिशियन डू लाइक? बोला आई लाइक जोरान ममदानी। बोले वेरी गुड, क्या करता है वो? नहीं अच्छा, इज गुड, स्पीक्स वेल। अच्छा आप मुंबई से हो ना, आपका मेयर कौन है?
आई डोंट नो। तो बोले भाई ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो। और बोले अच्छा कुछ टाइम पहले वही ना, आप कौन पसंद, बाइडन पसंद है, अब कौन पसंद है, कमला पसंद। हर 3 महीने कोई ना कोई आ जाता है नया कि अब हम ये वाला करेंगे, अब ये वाला करेंगे। वो एक्चुअल चीजों से कुछ अते पता ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, कौन गली कौन पार्षद, कुछ नहीं अते पता। सर ये टेलर स्विफ्ट के बारे में आप पूछोगे तो आप हाँ, मुंबई दिल्ली हाँ। छोड़ लो, अब बिलासपुर में भी आपको लोग मिलेगी कि ट्रेविस स्कॉट और टेलर स्विफ्ट की शादी हो गई। आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ टेलर स्विफ्ट के गाने, ऐसे नहीं बोल रहा कि अरिजीत के सुनो, पर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इट इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि देश में क्या हो रहा है और वोक बनना और कितना वोक बनना एंड परफॉर्मेटिव वोकिज्म। ये तो मतलब लोगों को वोक क्या है वो ही समझ में नहीं आता है, खाली कॉपी करना है। तो मेंटल हेल्थ भी आप कॉपी करो, बट इंडिया स्पोक अबाउट मेंटल हेल्थ बिफोर वेस्ट स्पोक अबाउट सर मेंटल हेल्थ पे प्लीज 2 मिनट जी, बात जी, सुनिए जी। मुझे आपसे, मेंटल हेल्थ पे बोलिए। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि दिस इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। एक तो पहले ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में भारत में बहुत पहले से लिखा है। चरका संहिता में मेंटल हेल्थ के बारे में पहली बार लिखा था कि इट इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू फोकस ऑन योर मेंटल वेल बीइंग ऑल्सो। उसके लिए हम लोग के पास योग है, अलग अलग देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच हैव डेवलप्ड। बट क्या हुआ है कि वेस्ट में मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है वॉज अ विक्टिम माइंडसेट कॉन्सेप्ट। तो मतलब कुछ भी बच्चों को हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। एंड दैट इज़ द सेम कल्चर दैट हैज़ कम इनटू इंडिया। इसका कारण मैं आपको बताऊं जो मेरे समझ में है। वेस्ट में डॉक्टर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट अग्रीड, क्योंकि वहाँ 16 साल का बच्चे को आप घर से निकाल देते हो और वो 16 साल के बच्चे को आप बोलते हो कि अभी आप कमाई करो खुद से। उसके लिए जो जब वो सेशन में जाता है, थेरेपी में जाता है, तभी द 16-year-old इज टॉकिंग ओनली टू द काउंसलर। उसके पास दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई मित्र है ना दूसरा कोई है। दैट इज वाई द थेरेपिस्ट इज द बेस्ट होप। बट इंडिया इज अ डीपली फैमिलियल सोसाइटी। इंडिया में 60 साल की उम्र तक अभी भी मेरी मॉम पूछेगी सेइंग अरे बेटा तुम्हें लंच नहीं लेना, तुम कुछ तो खा लो। तो इट इज़ येट गोइंग टू बी अ फैमिलियल सोसाइटी। सो इंडिया में थेरेपिस्ट नॉट टॉकिंग टू द पेरेंट्स if the child is underage, I don't think it is a good thing unless of course the child is running away. बच्चा डर रहा है पेरेंट्स से और बाद में थेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो समझ रहा हो कि मतलब थेरेपिस्ट शुड नॉट टॉक टू द चाइल्ड टू द पेरेंट्स। बट अदरवाइज इंडिया इज अ डीपली फैमिलियल कंट्री। तो हम लोग वेस्ट के नज़रिए से हम लोग सोच रहे हैं ये पूरी बात और वेस्ट के नज़रिए से बातचीत कर रहे हैं। तो पूरा जनरेशन, आप जेनजी को ले लो, कुछ भी बात बता लो। और यही तो हो रहा है दूसरे देश में, जब रिवोल्ट हो रहे हैं तभी हम लोग सोच रहे हैं रिवोल्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने वो लोग के दिमाग में डाल दिया है कि बी वोक, गवर्नमेंट को गिराना है, गवर्नमेंट को गिराने के बाद क्या करना है वो नहीं सिखाया, गवर्नमेंट को गिराना है क्योंकि गवर्नमेंट गलत चीज़ कर रही है। तो ये मेंटालिटी जो घुस गई है मेंटल हेल्थ के माध्यम से, दैट इज़ इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज लाइक इंडिया, टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज दैट आर नेबरिंग कंट्रीज। हर एक नेबरिंग कंट्री में ये हुआ है। ये सेम चीज़ आपने नोटिस की होगी अरब स्प्रिंग के टाइम में, वहाँ की युवाओं को वो लोग ने एक सॉर्ट ऑफ रिबेल बना दिया था कि जो भी चीज़ वहाँ हो रही थी वो गलत, विरोध करो। वो सही है गलत है वो नहीं बोल रहा हूँ, पर विरोध करो। तो ये सेम सिस्टमिक चीज़ वो लोग अलग अलग पैतरे से भेजते रहते हैं कि 10 साल पहले दूसरे पैतरे से, 10 साल के बाद मेंटल हेल्थ के पैतरे से, 10 साल के बाद और कोई नया पैतरा रहेगा कि देश को कैसे तोड़ते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भारत में मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बिफोर एनीबडी थिंक्स दैट ऋषभ थिंक्स दैट देयर इज मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वॉट इज मेंटल हेल्थ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? मेंटल हेल्थ इज नॉट, वेस्ट सेज मेंटल हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ इलनेस, कि जब आप बीमार नहीं हो दैट मीन्स यू आर ओके। ये हो गई बात वो लोग के नज़रिए से। हमारे नज़रिए से इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन द स्टेट ऑफ वॉट वी एक्सप्लेन्ड लाइक द स्काई, कि कुछ भी हो जाता है तो वी आर हैप्पी। सो द आइडिया इज दैट वेस्ट और हमारा नज़रिया ही अलग है। और मेंटल हेल्थ की बातचीत हम लोग ने जब की पहली बार स्कूल में 2014 में गोरखपुर में या वेल्लोर में या छोटी छोटी शहर में जब की, तभी बैकलैश आया कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मेंटल हेल्थ के काउंसलर है, पूरी इंडस्ट्री बन गई है। वो इंडस्ट्री में आप काउंसलर के पास जाओ जिसके पास डिग्री है, वो लोग भी जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो तो ब्रिटिश सिलेबस है, वो तो अमेरिकन सिलेबस है। तो जो अमेरिकन ब्रिटिश सिलेबस है और जो हमारे बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं, तो हम लोग बाद में बोल रहे हैं कि वाई इज दिस जनरेशन सो सॉफ्ट, बट यू आर ओनली इक्विपिंग देम इन ऑर्डर टू बी विक्टिम। तो यू आर नॉट टीचिंग देम टू बी रेजिलियंट। तो टू एंड दिस मेंटल हेल्थ वाला पार्ट,
मेंटल हेल्थ इन इंडिया इज टू बिल्ड रेजिलियंस, इट इज नॉट टू बिल्ड विक्टिम। जबकि हम लोग टफ जनरेशन बनाएंगे तभी देश विकसित बनेगा, अदरवाइज विक्टिम माइंडसेट वाला बनाएंगे तो देश कभी विकसित नहीं बन पाएगा। छोटी छोटी बात पे ट्रॉमा वाला वो जो होता है ना, आजकल के जो पुराने पेरेंट्स है वो तो कहते हैं कि यार देखो हमारे पिताजी तो ना स्कूल में जाके कहते थे कि मैडम इसको मारो, खूब मारो, जब आपको लगे अच्छा काम नहीं कर रहा आप तो कूट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन है। बोले अब अगर कुछ कह भी दे तो पेरेंट्स वाले पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत होती है अभी तो पेरेंट्स, अब स्कूल टीचर बोलते हैं सेइंग हम लोग आवाज़ थोड़ा उठा लेते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं यू आर स्पॉइलिंग देयर मेंटल कंडीशन, दे विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट द नेक्स्ट डे प्रॉपर्ली। तो ये बाद में ये जनरेशन बनेगी फिर तो, और ये जनरेशन आगे जाके जो इन्फ्लुएंसर को देख रहा है, शार्क टैंक को देख रहा है, ये जनरेशन देश चलाएगा। और यदि ये जनरेशन देश चलाएगा, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, देन व्हाट विल हैपन इज कि हम लोग सारे लोग वो 30 साल के बाद प्रधानमंत्री जी भी रील्स ही बनाएंगे, तो कोई इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करेगा। और बाद में कुछ थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो हाथ ऊपर कर देगी सिंह विक्टिम हम तो विक्टिम है। तो ये जनरेशन नहीं बनना चाहिए। मतलब वॉर नहीं होगी, वो ट्विटर पे लिख देंगे कि देखो गलत बात थी, मैं बहुत उदास हो गया, अब जाओ तुमसे बात नहीं करता, ये हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बताया हमने। मतलब इफ वर्ल्ड इज रूल्ड बाय वुमेन देयर वुड बी नो वॉर्स। बस कुछ कंट्री है जो आपस में बात नहीं करती, लड़ाई झगड़े नहीं करने पड़ना बात के भाई, ठीक है हम तुमसे बात नहीं करते, तुम हमारे पास बात आना, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, खत्म, लड़ाई झगड़े नहीं करते। पर मैं एक चीज आपको बताऊं वुमेन लीडर्स के बारे में, दे आर, जितने मेल लीडर्स मैंने देखे और वुमेन लीडर्स देखे हैं, वुमेन लीडर्स आर फार टफर। सब लोग बोलते हैं कि men as leaders are tougher people, बट न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए जो 37 की आयु में शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो उनका उदाहरण देख लीजिए, या फिर ब्रिटेन में देख लीजिए, या फिर अलग अलग देश में आप देखेंगे, इंडिया में देख लीजिए इंदिरा गांधी। तो वो, और जहाँ भी उस वहाँ पे वो भी हो ना मेल लीडर, जैसे मान लो आपके जयललिता जी भी रही हो या कोई भी, जहाँ भी मेल फीमेल लीडर आई है वो अपने एरिया में सॉलिड ही रही है। ममता बनर्जी देख लीजिए, भाजपा कितना कोशिश कर रही है और तो भी ममता जी, हमारे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी, तो भी ये लोग स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर्स है। तो लीडरशिप इज आई थिंक जेंडर एग्नोस्टिक, बट उसमें क्या हो रहा है कि सॉफ्ट जनरेशन जो बन रहा है वो मेल में भी बन रहा है, फीमेल में भी बन रहा है। और जो मेल जनरेशन है, जो मेल्स है, वो लोग भी इतने सॉफ्ट बन रहे हैं कि उसका नज़रिया चेंज हो रहा है। तो वो सॉफ्ट बनना बुरा बात नहीं है, बट सॉफ्ट के अलावा यू हैव टू ऑल्सो बी रेजिलियंट। वो रेजिलियंट नहीं बन रहे हैं। सर एक और बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बुक से उठाता हूँ, डिजिटल कॉलोनाइजेशन की आपने बात करी कि भाई हम इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बहुत, वो तो कह रहे हैं स्टार्टअप हो गया। जैसे मैं कहता हूँ एक अपने का ना कंटेंट क्रिएटर इज द फर्स्ट थिंग कि एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट कंटेंट। सेकंड थिंग मुझे लगता है इसके बाद स्टार्टअप ही होगी। बिल्कुल, या तो कंटेंट बनाना है, कंटेंट नहीं बनाना तो स्टार्टअप बनाना है। तो कंटेंट का तो हाल अपन ने देख लिया, अभी स्टार्टअप वाला हाल भी क्या हाल है उस पर बात करते हैं। आपको ज्यादा पता है, पर लेकिन मैं तो भाई आपने जो वर्ड यूज किया वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, डिजिटल कॉलोनाइजेशन में। कहा यार ये वर्ड मुझे यूज लेना चाहिए था, पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। नहीं, बट ठीक है, आज से और ज्यादा पॉपुलर होगा जब से आप यूज करोगे प्लीज। पर डिजिटल कॉलोनाइजेशन पहले से आता हो रहा है। पहले कॉलोनाइजेशन कौन से रूप में था कि पीपल यूज टू कम आउट हियर और वो हम लोगों को, हमारी देश को ले लेते थे, ये कैप्चर कर लेते थे और उसके लिए कॉलोनाइजेशन हो जाता था। आज का कॉलोनाइजेशन देश में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिएगी कि जैसे आपने बताया दैट युवाओं को स्टार्टअप बनाना है, यूनिकॉर्न बनाना है, पर हर 100 कंपनी के जो 100 कंपनी बन रही है उसमें से 98 कंपनीज आर फेलिंग विद इन द फर्स्ट 1 year ऑफ इट स्टार्ट। तो ऐसा हो रहा है कि 2 out of 100 ओनली आर बिकमिंग सक्सेसफुल, और उसमें भी सिर्फ हम लोग ने 119 यूनिकॉर्न बनाए हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि 119 यूनिकॉर्न बनाए, ऐसे लोगों को लगेगा, बट अभी आप स्टडी करोगे 119 यूनिकॉर्न में से 109 यूनिकॉर्न देश के बाहर रजिस्टर्ड है। 109 यूनिकॉर्न के अलावा 29 यूनिकॉर्न्स आर एसेंशियली ओनली द वंस दैट आर प्रॉफिटेबल। तो हम लोग जो कंपनी बना रहे हैं वो एसेंशियली ना इंडिया में है, वो इंडियन कंपनी भी नहीं है, और सेकंड जो इंडियन कंपनी भी है उसमें कितनी कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप लॉस करना चाहते हो तो एनजीओ खोल लो। तो एनजीओ में आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं बता सकता हूँ। तो मुझे सिंपल सिखाया गया था कि आपको बिजनेस करना है तो देन इट शुड बी प्रॉफिटेबल इन नेचर फॉर बोथ योर सेल्फ एंड फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज।
एंड चैरिटी करना है तो चैरिटी करना है। तो हमारे यूनिकॉर्न्स आज चैरिटी बन गई है, बट इट इज़ बिकम फैशनेबल। यूनिकॉर्न खोल ली तो आपने PR कर ली, पब्लिसिटी कर ली। आज दीपक पारिक का नाम शायद से ये पीढ़ी नहीं जानेगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि द शार्क्स इन टैंक्स का नाम वो लोग नहीं जाने, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी है। मैं कभी सोचता हूँ कि यदि आपको इतना समय है पब्लिसिटी करने के लिए, तो आप धंधा कैसे चलाते हो? तो द आइडिया इज द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग द वर्ल्ड एंड रनिंग द कंट्री आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन शार्क टैंक। बट यूनिकॉर्न्स की स्टेट ये हो गई है, क्योंकि जैसे आपकी टीम के साथ बात कर रहा था ये मैं, कि फ्लिपकार्ट का आप देख लो तो दे हैव फ्लिप्ड देयर कार्ट, 81% इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट। अभी आप बड़ी बड़ी आज की कंपनी देख लो, जोमेटो है, 49% ऑफ जोमेटो इज ओन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। द सेम वे आप कोई भी स्टार्टअप्स देख लो तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स आर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इंडियन स्टेक कितना है उसमें? तो इंडियन स्टेक बिल्कुल जब यदि नहीं है तो वो कंपनी कितने समय तक चलेगी, और वो चल भी रही है तो उसके प्रॉफिट्स कहाँ जा रहे हैं? इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कंपनी विच यू आर सेइंग कि मैंने शुरुआत की इंडिया में पर पैसे है सिंगापुर में, तो मतलब क्या ये कंपनी का? तो पैसे सब बाहर ऐसा तो यहाँ से निकल रहा है और उधर जा रहा है। कॉलोनाइजेशन में यही तो होता था कि यहाँ से लूटा वहां ले ये हो गया, मतलब यहाँ का कंज्यूमर को सर्विस दे रहे हैं, प्रॉफिट जा रहा है बाहर। ये हो गई डिजिटल कॉलोनाइजेशन आपकी। और अपना जो सारा डेटा है, ये सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारा डेटा बाहर जा रहा है। ये सारा डेटा जो हम लोग इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम रहते, यूट्यूब पे पूरा टाइम रहते, ये सारा डेटा हम लोग जो फीड कर रहे हैं, जो सारी बात फ़ोन सुन रही है, जो एप्पल का फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ तो स्वदेशी है। तो हम लोग को विदेशी यदि बनानी है, भारत में यदि बनाना है, ये सारी चीज़ आत्मनिर्भर बनना है, तो वाई आर स्टार्टअप्स बीइंग अलाउड विच वी आर सेलिब्रेटिंग? और वो भी स्टार्टअप कैसे बन रहे हैं? स्टार्टअप इस, जैसे पीयूष गोयल साहब ने ये बात बोली थी, बाद में सारे लोग गुस्से हो गए थे इस पे कि वी आर मेकिंग स्टार्टअप्स विच आर एम्पावरिंग अ जनरेशन टू बिकम डिलीवरी बॉयज। कि हम लोग हमारी सुख सुविधा के लिए, कि जोमेटो और स्विगी के लिए हम लोग ये बना रहे, वो जो अच्छी बात है, चलो आप बना रहे हो, पर ऐसा कोई स्टार्टअप बनाओ जिससे साइंटिफिक इंक्वायरी बढ़े, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो देश की प्रगति होगी। तो हमारे सारे जो लोग हैं ऐसे क्विक कॉमर्स बना रहे हैं, तो हमारी सुविधा के लिए तो अच्छा है, पर अ जनरेशन इज देन बिकमिंग डिलीवरी बॉयज। तो व्हाई डोंट वी वांट दैट जनरेशन हु इज बिकमिंग डिलीवरी बॉयज टू हैव अ बेटर लाइफ बाय गिविंग देम अ बेटर स्टार्टअप टू वर्क इन? तो ये स्टार्टअप का कल्चर, जैसे आपने बोला है, वो फैशनेबल बन गया है। हर एक IIM, अब पहले IIM IIT थी, अभी हर कोई कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मुझे स्टार्टअप बनना है, स्टार्टअप फाउंडर बनना है। और स्टार्टअप फाउंडर कैसे बनोगे? तो एक ही तरीका है, फंडिंग उठाएंगे। तो फंडिंग उठा के 50% इक्विटी तो पहले ही दे दी। मतलब वो आइडिया अगर कुछ रियल शेप में आता है तब तक तो 60-70% इक्विटी गई बाहर ही है, उधर तो है ही नहीं। हेरा फेरी का एक सीन है, उसमें अक्षय कुमार को बिपाशा बासु प्रश्न पूछती है कि आपकी डिग्री क्या है? तो वो उत्तर देते हैं, मेरी डिग्री ITUS। सो एंड ही सेज के इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ सम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसमें सुनील शेट्टी साहब बोलते हैं कि नहीं, डिग्री का नाम है इसकी टोपी उसके सर। तो आप स्टार्टअप में यही कर रहे हैं, आप इसका पैसा ले रहे हैं, बाद में दूसरे किसी को एग्जिट दे रहे हैं, दूसरे किसी को टोपी पहना रहे हैं, और खुद तो निकल जा रहे हैं। तो यदि आप ये कर रहे हैं तो आप 100 करोड़ कमाएंगे, आप 1000 करोड़ भी कमाएंगे, आप 2000 करोड़ भी कमाएंगे, पर इससे नए टाटा, बिरला और अंबानी नहीं बनेंगे। और देश को टाटा, बिरला, अंबानी की ज़रूरत और आवश्यकता है, क्योंकि 1947 में हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स थे। मैं मानता हूँ कि आज के फ्रीडम फाइटर्स एंटरप्रेन्योर्स है, जो कैपिटलिस्ट है, पर वो कैपिटलिस्ट को क्रिएट करना है फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड। जैसे गोदरेज ग्रुप है, तो गोदरेज ग्रुप ने जो हमारे फर्स्ट बैलेट बॉक्स थे वो डिज़ाइन किए थे। टाटाज ने एयर इंडिया बनाई थी। द इंडस्ट्री बिफोर वॉज बिल्डिंग फॉर इंडिया, वॉज बिल्डिंग टू मेक इंडिया डेवलप्ड। टुडे यू आर बिल्डिंग फॉर योर सेल्फ, विच इज़ नॉट रॉन्ग। वो टाटा, बिरला, गोदरेज ने भी पैसे कमाए, पर वो लोग ने आज की तारीख में भी मेजॉरिटी स्टेक और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक इज येट ओन्ड बाय दिस पीपल। तो ही तो इंडस्ट्री बनी है। तो इफ यू वांट टू बिकम जनरेशनली रिच, नॉट जस्ट for 1 generation or 2 generation, कि 7 generations if you want to be rich, so my suggestion is कि
please follow whales in oceans. Please study the story of the people like Ajay Piramal और नादिर गोदरेज, people like that. वो लोगों ने कैसे बनाई है. जैसे निरंजन हीरानंदानी साहब बेच नहीं दी पूरी हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो अभी भी चला रहे. तो देर इज फर्स्ट जनरेशन में भी ऐसे कितने लोग हैं, जैसे अनिल अग्रवाल जी है वेदांता के, उन्होंने बनाई है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज पीपल. तो सर इसमें अगेन वही चीज़ है, आपने जो कहा कॉलोनाइजेशन को समराइज करें, अपना डेटा जा रहा है बाहर, पैसा जा रहा है बाहर, प्रॉफिट जा रहा है बाहर, ओनरशिप है बाहर, बस यहाँ से तो काम करने वाले लोग हैं और यहाँ से पैसा आ रहा है, तो कुल मिला के हो गया, कॉलोनाइजेशन हो ही गया. ये वाले टाटा की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, टाटा तो मैंने टाटा पे एक सीरीज की है. अरे वाह. 10 एपिसोड की, आप देखिएगा प्लीज. यूट्यूब पे आप जाएंगे राहुल मलोदिया टाटा, तो आपको 10 एपिसोड मिलेंगे. उसमें टाटा का कोर ये है, टाटा कहते हैं कि हम बिजनेस को ऐसे देखते ही नहीं है कि किस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट है जहाँ पे हम कूदें और प्रॉफिट कमा लें. हमें देखते हैं वो इंडस्ट्री जिससे इंडिया को फायदा है, उसको हम देखते हैं, फिर अंदर एंटर करते हैं. तो जैसे अपन जमशेदजी टाटा व्हेन स्टार्टेड इसे, इसकी इंडिया को किसकी जरूरत है, बोले इंडिया आगे तब बनेगा जब इंडिया के पास स्टील होगा, तो चलो टाटा स्टील बनाते हैं. बोला इंडिया में क्या होगा, बोले यार इंडिया में फिर मोटर भी, गाड़ियां भी हमारी होनी चाहिए, दुनिया की क्यों होगी, तो टाटा चलो टाटा मोटर बनाते हैं. चलो यार इंडिया में भी खुद का वो होना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी भी तो TCS बनाना चाहिए. तो हर चीज उन्होंने सोची, यार नमक भी दूसरों का क्या काम के लेना, हम नमक ही बनाते टाटा सॉल्ट में. तो उन्होंने सोचा कि यार ये अपना होना चाहिए, और फिर उसके बाद गए. प्रॉफिट लॉस बात की बातें थी, पहला था कि इंडिया, जैसे आज भी टाटा ग्रुप तो यही कर रहा है. करेक्ट. टाटा ग्रुप कह रहा है इंडिया को क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, हम बनाते हैं. क्या चाहिए टाटा को, क्या चाहिए, ईवी चाहिए, चलो ईवी में कूदते हैं. अच्छा जेट बनाना है, इंजन बनाना है, चलो हम बनाते हैं. टाटा ग्रुप तो आज भी यही कर रहा है. तो कहाँ पैसे की कमी है, बिल्कुल. और पैसे दुआ सब कमा रहे हो और एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो रहे हो आप. और वो भी होल्डिंग कंपनी, जैसे आपको तो पता ही है टाटा ट्रस्ट है. ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट ही चला रहे हैं. सेवा भाव के लिए आप कर रहे हो. ये आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, दैट द एंड रिजल्ट भी सेवा भाव है. तो सेवा भाव से वो लोगों ने ग्रुप बनाया है, और सेवा भाव से ग्रुप चल रहा है, सेवा भाव से देश चल रहा है, सेवा भाव से IPL चल रहा है. वो स्पॉन्सर नहीं करते तो IPL कैसे चलता. मैं भी अगर आपको बताता हूँ राइट नाउ, मेरा सबको लगता है मैं यूट्यूबर हूँ, पॉडकास्टर हूँ, सीए हूँ, वो मैं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मेरा इनकम और मेरा टाइम का लेस देन 10% इसमें जाता है. 90% आई एम अ बिजनेस कोच. ब्रिलियंट. और मैं बिजनेस कोचिंग में क्या करता हूँ, मेरा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है व्यापारी टू CEO. वो क्या है व्यापारी टू CEO, कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड छोटे व्यापारी हैं जी, उनको कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड CEO बिजनेस में डालें. तो जैसे फॉर एग्जांपल कि देसी व्यापारी जो है वो कैसे भी हायरिंग कर लेता है, उसको प्रॉपर हायरिंग नहीं आती, वो कैसे मैनेज कर लेता है, टीम नहीं बना पाता, मार्केट नहीं कर पाता, फाइनेंस नहीं समझता, बैलेंस शीट नहीं समझता, वो तुक्के में काम कर रहा है और दाल रोटी उसकी चल रही है. लेकिन बड़ा CEO एक लेवल पे काम करता है. तो मैं इन सभी व्यापारियों को सिखाता हूँ कि भैया तुम्हें ना ऐसे हायरिंग करते हैं, देखो हायरिंग का तरीका ये है, देखो मैनेजिंग का तरीका ये है, देखो आप फाइनेंस ऐसे देखा करो, बैलेंस शीट ऐसे पढ़ा करो, टीम बनाया करो, बिल्ड किया करो. तो ऐसे हम हर साल 1 लाख व्यापारियों को वाह ट्रेन करते हैं इस पे. तो वो मुझे इसमें बोलता है ना सेवा भाव वाला जो एंगल है कि हमारा मेन बिजनेस, ये यूट्यूब सब अलग चीज है, मेन वो है कि यार भारत का जो छोटा व्यापारी है वो सुपर 30 से मैं इंस्पायर्ड होगी. राजा का बेटा राजा क्यों बने, बिल्कुल राजा वो बने जिसमें दम हो. तो ये छोटे व्यापारियों में दम है, तो इनको हम गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं. और हमारा एक चैनल अलग से व्यापारी टू CEO, उनमें इनकी स्टोरीज है बहुत सारी. तो एक कचौरी वाला जो है ना, सुबह उठ के कचौरी बनाता है मसाला वगैरह डाल के, 70 लाख रुपए का उसका टर्नओवर था. उसका भी टर्नओवर है 13 करोड़ रुपए. उसकी 120 जनों की टीम है, 5 ब्रांच खोल दी है, और वो 700 फ्रेंचाइजी की एप्लीकेशन है उसके पास. वो कह रहा है सर क्या करें, कचौरी बनाने वाला आदमी की स्थिति बता रहा हूँ. वाह. ऐसे बहुत सारे लोग हैं छोटे छोटे. कोई किसान है 5 करोड़ का काम कर रहा है कहीं बैठ के, आज वो किसान का 100 करोड़ का टर्नओवर है. तो हम ऐसे लोगों को धीरे धीरे कर रहे हैं, और अभी जो भी इनकम आता है हम उसका 10-15% डोनेट करते हैं, पर इवेंचुअली वी विल डोनेट 90%. ये मेरा अल्टीमेट एम है. मालोदिया फाउंडेशन में जो टाटा ट्रस्ट वाला इकोनिज्म है ना, वो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मालोदिया बिजनेस कोचिंग जो है उसका स्टेक रहे मालोदिया फाउंडेशन में, और इसका प्रॉफिट वहां जाए, और 87-80-90% उधर से जाएगा. तो दैट्स द फाइनल गोल हम वर्किंग. वेरी वेरी नाइस. ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा. ये कर रहे हैं ऑलरेडी. ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने जो छोटे से व्यापारी को, हाउ यू हैव मेड दैट इनटू अ 13 करोड़ का बिजनेस बना दिया, और 13 करोड़ का बिजनेस से इतने लोग काम कर रहे हैं वहाँ, इतने लोगों की प्रगति हो रही है, एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जैसे अब IMA ने कह रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 साल बाद जब हम पॉडकास्ट या कहीं बात कर रहे होंगे, तो मैं आपको कम से कम मेरे ऐसे 500 स्टूडेंट बताऊंगा जो 100 करोड़ ऊपर पहुंच गए. जो आज 10 के नीचे है
और कल 100 के ऊपर होंगे। ऐसे 500 कहानियां आपको चैनल पे लाइव मिल जाएगी। वाह, उसी मिशन वाह। में लगे, देखते नहीं, कहाँ तक जाते हैं। स्टार्टअप के लिए मैं एंटी स्टार्टअप नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ भाई प्रॉफिट कमाओ यार, प्रॉफिट कमाओ। भाई क्या यार तुम लॉस करते हो। कस्टमर एक्विजिशन के पीछे भागते आप रहोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं होगी। प्रॉफिट नहीं होगी तो जैसे फाउंडेशन चलाओ। बट आपने जैसे मॉडल बनाया वो दैट इज़ अ वेरी नाइस मॉडल, और जो सुन के बहुत अच्छा लगा कि अंत में यही आप चाहते हो और मैं यही चाहूँगा। और मैं एक्चुअल में आपको भी देखूंगा, जैसे मैंने पॉडकास्टर्स को, आज के पॉडकास्टर्स को ग्रो होते हुए देखा है। प्लीज़ कि आप जितना ज़्यादा ग्रो हुए और जितना ज़्यादा आप पैसे कमाए, उसमें बाद में आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम दैट यू स्टार्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी, क्योंकि उसमें ही देश की प्रगति होगी, उसमें ही दुनिया एकजुट बनेगी। नहीं, वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी डूइंग, 10% से चालू किया है, हम 90 तक जाएंगे, ये पक्का है। टचवुड। अब आते हैं सर एक बात पे कि आपके एक बुक में कहीं था कि पैसा कमाने से इंसान को खुशी नहीं मिलती, फुलफिलमेंट नहीं मिलता। लेकिन अब यह है सर, आप तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, तो आप तो ये कह सकते हैं। तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ। चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में या हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये ना भाई बात करना आसान है, ये कैसे कह सकते हैं, क्या है? पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाओगे नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग। अर्थ शुड सर्व धर्म, दिस इज वॉट इज रिटन इन आवर शास्त्र, कि मनी हैज़ टू सर्व द पर्पस ऑफ योर लाइफ। द पर्पस ऑफ योर लाइफ शुड नॉट बी मनी। द थिंग इज कि द पर्पस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम मनी एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो पैसे को जब तक आप भगवान के रूप में मानोगे तो आप डर के जियोगे, क्योंकि हम लोगों को तो सिखाया ही है भगवान से डरना। पर हम लोग यदि अतिथि के जैसे पैसे को सोचेंगे कि अतिथि को कैसे, जब अतिथि आते तो हम ध्यान रखते, हंसी मजाक करते, और जब चले जाते हैं तभी देन वी आर नॉट हैप्पी और सैड अबाउट इट। तो द आइडिया इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी जैसे हम लोगों को सिखाया है। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट अर्न मनी। आई एम गुजराती, सो लेट मी क्लैरिफाई कि अर्निंग मनी तो गुजराती मारवाड़ी कैन नेवर से डोंट अर्न मनी। अर्निंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के कलयुग में कुछ भी करना है तो पैसे की आवश्यकता है। आपको ये पॉडकास्टिंग इक्विपमेंट लगाना है तो आपको पैसे डालने पड़े। मुझे आपसे बात करनी है तो आई हैड टू कैच अ फ्लाइट, आई हैड टू कम टू दिल्ली एंड आई हैड टू स्पीक टू यू। तो द आइडिया इज कि पैसे के बिना तो कुछ मूव होगा ही नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे पैसे को हम लोग कैसे सोचते हैं कि हम लोग इज अर्था सर्विंग योर धर्म, इज द मनी सर्विंग योर पर्पस, और इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ ओनली मनी। एंड यदि इफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली मनी तो आप भागते रहोगे, और भागते रहोगे तो मुझे पता नहीं, कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मुझे ये भागने से ही मुझे खुशी मिलती है, तो शायद से उनको वो एक तरीका है। पर ऐसा दूसरा तरीका जो शास्त्र में था उसके बारे में ना आपको बताया। सर एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सेक्शन में फिर अपन लास्ट अपनी क्लोजिंग पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। आप ये रिलीजन पे और पॉलिटिक्स पे मैंने आपको काफी सुना, बहुत खुल के बोलते हैं, अभी भी आपने काफी बोला, तो कहते हैं डर नहीं लगता, क्योंकि आज की डेट में वो कैंसिलेशन कल्चर तो है कि आपने किसी के फेवरेट पॉलिटिशियन या किसी के फेवरेट रिलीजन पे कुछ भी आपने कमेंट किया तो वो अलग तरह का एग्रेशन है। तो आप इसको एकदम ओपनली, आप वो ना गुजराती आदमी धंधे, अपना धंधा से मतलब एनजीओ कर रहे हैं सेवा भाव में, तो ये इन चीज़ों पे डिस्कशन करके आप ये अननेसेसरी हेट क्यों इनवाइट करते हैं? आपको डर नहीं लगता? एक चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों चीज़ ही सोसाइटी को कंट्रोल करती आ रही है। अभी सोशल मीडिया हो गया, अभी यूट्यूब हो गया, बट आज तक तो रिलीजन और धर्म ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो रिलीजन और धर्म के बारे में धर्म के बारे में हम लोग कभी खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के बारे में आप खुल के बात करोगे तो कोई धर्म का जो मौलाना है या फिर कोई साधु है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, तो उनकी जो 5 मिलियन फॉलोइंग है वो आपको ट्रोल करने लगेगी। पर यदि ऐसे धर्म के जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो मानते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो ही राइट है, तो वो धर्म के कैसे प्रोटेक्टर्स हुए? क्योंकि धर्म का मतलब तो होना चाहिए इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चंस। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव कि भगवान होते तो भगवान भी बोलते कि भाई मुझे प्रश्न पूछो और मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, और यदि मैं उत्तर नहीं दे पाया तो आप एक्सपेरिमेंट करो और बाद में उत्तर आप ढूंढो। पर आज के धर्म में क्या है कि ये सही है, ये गलत है। हम लोग ने बच्चों को सिखा दिया है कि 7 टाइप ऑफ हेवन और हेल होते हैं, कि अलग अलग नर्क होते हैं। तो मतलब आप ये बुरा करोगे तो आपको तीसरा नर्क मिलेगा, आप ये करोगे तो 7वां नर्क मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान क्या सोचता रहेगा कि मैं धरती पे आया नर्क और हेवन बनाने के लिए, टू मेक हेवन एंड हेल।
वी हैव मेड गॉड इनटू अ कैंपेन पोस्टर, वोटर मैग्नेट जैसे बना दिया है। जैसे आपने सुना होगा कि मैं कई बार ये बोलता हूँ कि बुद्धा जब आए थे तभी वो सोना छोड़ के चले गए। वो बड़े महल में रहते थे, उन्होंने सोने का त्याग कर दिया और वो बाहर चले गए। महावीर ने भी वही किया। अभी हम लोग आज के तारीख में मंदिर बनाते हैं, उनके नाम में स्टैचू गोल्डन बनाते हैं और मैक्सिमम डोनेशन जाता है रिलीजन को। और रिलीजन के आगे जो इंसान खड़ा रहता है, वो जो साधु खड़ा रहता है और वो बोलता है कि भगवान को आपकी दक्षिणा चाहिए, या भगवान को कोकोनट चाहिए, या भगवान को ये आप दिए जलाओ भगवान के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान, यदि भगवान है तो उनको ये सारे चीज़ से लगाव तो नहीं होगा। तो हम लोग ये सारी चीज़ जो है वो क्यों इतना बिलीव करते हैं? तो बिलीव करते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है। मैं जैन हूँ, तो जैन परिवार में जब मैं पला बड़ा था तभी मुझे नमोकार मंत्र सिखाया था कि नमोकार मंत्र 2 टाइम बोलो ऋषभ, उससे आपको अच्छा होगा। पर किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि ऋषभ पहले पूछो नमोकार मंत्र क्या है, कहाँ से चालू हुआ है। नहीं बोलूँगा तो क्या होगा? नहीं, बोलना ही है, बोलना कंपलसरी है। मेरे फैमिली के बारे में बोलना कंपलसरी है। आज के दिन में भी वहाँ पूजा होती है, पर द आइडिया इज कि हम लोग क्वेश्चन कभी नहीं करते। तो रिलीजन को या राजनीति को, रिलीजन के बारे में मैंने बोला, बट वी आर टोल्ड नॉट टू एवर क्वेश्चन गॉड, वी आर टोल्ड नॉट टू एवर क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड कल्चर। और इसमें क्या हो जाता है कि अलग अलग प्रथा बन जाती है। और वो प्रथा एक्चुअल में राम को चाहिए था कि हम लोग इतना क्रैकर्स जलाए या फिर दिया जलाए। वो 14 साल के लिए वो वनवास गए थे। वो आदमी जो सब छोड़ के वनवास गए थे 14 साल के लिए, उनके लिए हम लोग इतना कुछ करते हैं, तो वो क्या सोचते होंगे? तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन गॉड। और कई लोग बोलते हैं सेइंग व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग गॉड और व्हाई यू क्वेश्चनिंग पॉलिटिशियंस? क्योंकि सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियंस एंड इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। एंड इफ यू डोंट क्वेश्चन पॉलिटिशियंस एंड क्वेश्चन गॉड, तो हम लोग जो लोग बोलते हैं वही फॉलो करते आ रहेंगे और वही फॉलो करते जा रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो भारत कभी विकसित नहीं बनेगा। तो 20 साल बाद भी हम मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे व्हाई डिड इंडिया नॉट बिकम विकसित? द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दैट इज व्हाई इन दिस बुक ऑल्सो आई राइट अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और रिलीजन तो ठीक है, रिलीजन के लिए थोड़ा हेट मिलता है। राजनीति के लिए तो मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं सेइंग दैट अरे वो धंधे को इफेक्ट करेगा, द बिजनेस ऋषभ, इट विल इम्पैक्ट सो एंड सो एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके लिए मैं, द बिजनेस एंड मी आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज। वो बिजनेस चलता है। फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया है कि ऋषभ कुछ भी बोलता है। वो सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरित है, जैसे स्वामी साहब कुछ भी बोलते हैं, ऋषभ भी कुछ भी बोलता है। पर मैं खुली कैमरा पे बोल रहा हूँ कि देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द राइट एंड नथिंग राइट इन द लेफ्ट। राइट विंग एंड लेफ्ट विंग दोनों कॉन्सेप्ट फॉरेन कॉन्सेप्ट थे। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो हम लोग ने अप्रोप्रिएट की है वेस्ट से और यहाँ लेके आए हैं। तो राजनीति को भी चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी जो इंसान पॉलिटिशियन है, इफ़ ही फील्स दैट he should not answer questions, then I think that is the wrong thing. Everybody should answer questions. Prime Minister मनमोहन सिंह ने जितने इंटरव्यू किए हैं वो मैंने देखा है, and I would hope that everybody does interviews, more and more podcasts where politicians come and answer questions. सर बात है आपके फैमिली बिजनेस क्या? आपका बिजनेस अलग है, आप अलग है। बिजनेस अभी आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है? नहीं, ज़्यादा करके नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगा तो बाद में बिजनेस को काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है। फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आता कि सर आप इसमें इतना बड़ा बिजनेस है, क्या एनजीओ में लगे हो, बस हो गया, शौक हो गया, अब तो आ जाओ इधर लग जाओ? प्रेशर नहीं है? जब तक दादाजी थे 2022 तक तो कभी प्रेशर नहीं था कि वो बोलते थे कि आप जो कर रहे हो उसमें आप ज़्यादा सीख रहे हो और आप ज़्यादा, आपकी विचारधारा बढ़ रही है तो आप वो करो, क्योंकि वो विचारधारा आपको कभी बिजनेस में मिलेगी नहीं। अभी वो चले गए तो थोड़ा थोड़ा लोग बोलते हैं सेइंग दैट ऋषभ प्लीज़ कंट्रीब्यूट जितना कर सकते हो, पर वो उसमें इतना प्रेशर नहीं है। अभी टाइम कितना डिवाइडेड, मतलब टाइम कितना डिविडेशन फैमिली बिजनेस और उसमें? 80-20। अभी आपके सर कुछ मेंटर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, कौन है और क्या सीखा आपने उनसे? कई हैं, कई लोग हैं, पर मैं एक जन के बारे में बात करूँगा। सरसंघ चालक है RSS के मोहन भागवत जी। वो
पहली बार मुलाकात हुई 2015-16 में, पत्र ही लिखा था और पत्र से उनका बाद में रिस्पॉन्स आया, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू मैन मेकिंग प्रोसेस। इंग्लिश में उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, यू आर ऑल्सो डूइंग मैन मेकिंग प्रोसेस बट यू आर डूइंग इट इन इंग्लिश, वी आर डूइंग इट इन हिंदी एंड इन लोकल लैंग्वेजेस। तो पहली बार मुलाकात की, तो मैं जब गया मिलने को उनको, तो अभी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री, तो मुझे लगा कि वो जहाँ रहेगी तो सिक्योरिटी रहेगी, Z+ वगैरह ये सब, तो सिक्योरिटी तो थी बाहर, पर ऐसे जैसे हम लोग साउथ ब्लॉक में जाते तो कितनी सिक्योरिटी रहती है, कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी इंसान हो। मैंने किया तो एक मैदान था उनके घर के बाजू में, मैदान है अंदर ही, तो बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं वहाँ से गया, बाद में एंट्री की तो इतना सा जितना आपका पॉडकास्ट का रूम है उतना रूम है उनका जहाँ वो रहते हैं, और वो रूम में मैं उनके साथ मैं पहली बार मुलाकात की। संघ के बारे में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी कि संघ क्या है, परिचय नहीं था, तो मैंने उनका रहन सहन देखा, तो मुझे पहले तो लगा कि अरे सरसंघ चालक है तो उनको दिखाना पड़ता होगा कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं कपड़े ऐसा पहनता हूँ, सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज लिमिटेड थी। बाद में पता चला कि हर कोई संघ का आदमी, ना बैंक अकाउंट है, ना पैन कार्ड है, ना कुछ फैमिली के साथ संपर्क है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेडिकेटेड इट्स लाइफ टू मेक भारत विकसित। तो ये सरसंघ चालक जी से मैंने पहली बार जब मुलाकात की तभी मैं ये नहीं सीखा, तभी मुझे लगा कि बहुत अच्छे आदमी है, सिंपल लाइफ है वगैरह है, पर उसके बाद जब मुलाकात होती रहती है तभी मुझे पता चलता है कि राजनीति अलग, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसी को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है या क्या बनाना है, वो सब नहीं, पर वो लोग की जो डेडिकेशन है इन ऑर्डर टू सर्व द नेशन, वो मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखी है, इंडिया में या विश्व में। तो सरसंघ चालक जी का काफ़ी प्रभाव रहा है, और बाद में RSS की 2016 में जब 15 में मिला, 15-16 में, उसके बाद सारी जो किताब है वो पढ़ी, उसके बाद हर 3 महीने में प्रयास यही रहता है कि उनके साथ संपर्क, मतलब हाउ डू आई स्टडी देम मोर, क्योंकि सेल्फलेस सर्विस जो बोलते हैं वो आई थिंक दी RSS हैज़ डन बेटर देन मोस्ट, तो उसके लिए काफ़ी प्रभाव उनका है, और सो दैट पीपल डोंट थिंक के खाली RSS का प्रभाव है, और बिकॉज इट इज़ रियली द केस इज़, मैंने नेहरू गांधी फैमिली को भी करीब से दिखा है, तो उसमें राहुल जी के साथ भी काफ़ी संपर्क हुआ है, वो आयमन भी आए हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है, और उनके साथ जब मुलाकात हुई थी तभी उन्होंने 4.5 घंटे बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ ऐसे बातचीत की, कैमरा कुछ नहीं, 10 बच्चों को बुलाया उनकी घर पे और बातचीत की कि ये फ्यूचर लीडर है तो मुझे बातचीत करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उनको जितना डेडिकेशन था फॉर यंग पीपल, कि हर एक इंसान का पूरा लाइफ हिस्ट्री जानना कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उतनी दिलचस्पी से बात कर रहे थे कि मुझे लगा कि ये उनके परिवार से है, कि व्हाई इज ही टॉकिंग विद सच काइंड ऑफ क्लोजनेस। तो हाउ टू रिमेन यूथफुल एंड हाउ टू टेक इंटरेस्ट इन समबडी एल्स, वो मैंने राहुल जी से सीखा। तो सरसंघ चालक जी का प्रभाव भी है, हाउ टू सर्व द कंट्री सेल्फलेसली, एंड राहुल जी का हाउ टू स्टे कनेक्टेड टू यूथ। आज भी आप मानेंगे तो मतलब ज़्यादा करके लोग राहुल गांधी को जो भी बोलते हैं राजनीति के अलावा, बट यूथ पॉलिटिशियन है, ही इज़ टेक्निकली नॉट यंग, he is in his 50s, but yet people say he connects with youth better than some other politicians do. तो यूथ से कैसे संपर्क में रहना, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू टेक इंटरेस्ट इन देम, वो मैंने सीखा। ग्रेट सर, अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन जो है द रैपिड फायर राउंड, उस पर बात करते हैं। जस्ट 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आंसर। 1 ड्रीम कंट्री यू वांट टू ऐड ऑन IMUN नेटवर्क। पाकिस्तान। अरे 1 ड्रीम मेंटर यू वांट टू ऐड ऑन IMUN नेटवर्क। करण जौहर साहब। 1 नेशन चैलेंज दैट यू वुड लाइक टू वर्क अपॉन, कि नेशनल लेवल पे चैलेंज है जिस पे वर्क करेंगे। एक्चुअली करण जौहर साहब के अलावा और एक जन का नाम DY चंद्रचूड साहब। ओके जी। और नेशनल चैलेंज पे हाउ टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू यंग इंडिया इन अ मैनर इन विच इज बीइंग एंजॉयड बाय इन एन IB स्कूल। एक इंडियन कल्चर मैसेज या प्रैक्टिस जो आपको लगता है कि सबको इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेनी चाहिए।
भोजन 5:30 बजे कर लो. एक वेस्टर्न कल्चर जो आपको लगता है कि सबको बंद कर देना चाहिए अभी तुरंत. भोजन 9 बजे मत करो. योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? I would say Devendra Fadnavis. One message for every youth. You are the most powerful generation. This generation, Gen Z, is the most powerful generation that I've ever seen. You have Chat GPT in your hand. तो आप Chat GPT के माध्यम से you can give an answer before I ask the question. But the biggest danger is, are you thinking your own thoughts, or are you thinking thoughts that come from the West or come from somewhere else? If you are thinking your own thoughts, this generation will make Bharat Viksit and will unite the world. But if you do not think your own thoughts, so then it may just happen that we will just become a marketplace of 1 billion people, जो जैसे आपने बताया दैट हम लोग काम और मजदूरी करते रहेंगे, प्रॉफिट भी बाहर चला जाएगा, लोग भी बाहर चले जाएंगे, डेटा बाहर चला जाएगा, और 20 साल बाद भी हम बात करेंगे तो कोई नया पॉलिटिशियन आके बोलेगा 20 साल के बाद भारत विकसित बनेगा. सो सच दैट डज नॉट हैपन. आई बिलीव इन योर जनरेशन, बट लेट्स ट्राई टू बी यंग, वायर्ड एंड नॉट वोक. क्या बात. तो थैंक यू ऋषभ जी, मजा आया. मतलब एक सबसे मेन चीज है जब आपकी एंट्री होगी, मतलब मुझे नहीं, अभी पूरा पॉडकास्ट जिसने भी देखा है किसी ने नहीं सोचा होगा यंग सा बंदा आएगा और इससे हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इंटरनेशनल की बात समझेंगे, धर्म की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, चरक संहिता की बात करेंगे. सो यू ऑल्सो सरप्राइज द ऑडियंस एंड ऑल्सो सरप्राइज मी. इट्स वन बहुत बढ़िया पॉडकास्ट. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी राहुल जी. थैंक यू वेरी मच. अमेजिंग.